नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। क्या इस बार पटना में फहराएगा भगवा? हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो, और जेसी शो में बिहार की सियासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ, और साथ ही फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। बिहार की राजनीति में हर बार कुछ अलग होता है। कभी गठबंधन बनते हैं तो कभी समीकरण बदलते हैं। इस बार तमाम सियासी पार्टीज अपने नारों के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। कोई विकास की बात करके सत्ता को दोहराना चाहता है, तो कोई बिहार फर्स्ट और कास्ट बैलेंस के जरिए अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहता है। सवाल यह है कि क्या इस बार मोदी नीतीश जोड़ी करेगी कमाल, या फिर दो लड़कों की जोड़ी तेवर दिखाते हुए बदलेगी सत्ता के समीकरण? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत में छाए मुद्दे राजनीति को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले सवाल के साथ सर शुरुआत करती हूं, क्योंकि इस बार द जेसी शो की हेडलाइन हमने रखी है, क्या इस बार पटना में फहराएगा भगवा? इसके मायने क्या है? इसका दो टूक मैसेज ये है कि बिहार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गोद में है। राहुल गांधी, तेजस्वी, पीके सब फालतू की बात है। थोड़ी बहुत दिलचस्पी पीके को लेकर के थी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली को समझते हैं, गहराइयों से उनकी स्ट्रैटेजी को जानते हैं, तो शायद कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने वो भी फेल। इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह सारे मतदाताओं को, जनता को टुकड़ों में बांटकर, उनके अलग अलग समूह बनाकर, उनके ग्रुप लीडर बनाकर, एरियाज़ बनाकर चुनाव से पहले इतना नगद पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे सरकारी योजनाओं का कि ये कहीं भी उसके सामने स्टैंड नहीं करेंगे। आप सोचिए कि छठ से पहले 10,000 रुपये एक महिला के खाते में आना, उसके लिए निश्चित तौर पे एक अमृत काल था उस वक्त का, और सब परिवार वाले इस 10,000 रुपये को देखकर सब कुछ भूल गए थे। नरेंद्र मोदी पहली बार इस मिथ को तोड़ देंगे कि नीतीश कुमार के बिना पटना में कोई सरकार नहीं बन सकती। मार्क माय वर्ड्स, 14 तारीख को आप देखेंगे भाजपा विल एमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद जेडीयू। इट विल फॉर्म द गवर्नमेंट, इट विल हैव इट्स ओन चीफ मिनिस्टर, और 17-18 तारीख को आप देखेंगे पटना में भगवा लहराता हुआ आपको दिखाई देगा इस बार। तो सर, आपने अभी कहा, इसलिए मेरा सवाल है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रही है चुनाव? नीतीश कुमार सीएम जैसा भी आपने कहा होंगे या नहीं होंगे? और दूसरा, नीतीश कुमार की जो पलटू राम की एक इमेज बन गई है, उसके बाद भी बीजेपी उन पर विश्वास कर रही है क्या सर? चेहरा तो आज भी हैं वो, लेकिन वो एक मुखौटा है। चुनाव लड़ाने का असली चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, गेम चेंजर नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण आज मजबूर होकर, इच्छा से अनिच्छा से, भाजपा ने भी, एनडीए ने अपना चेहरा नीतीश कुमार को बनाया हुआ है। और दूसरा आपका अहम सवाल ये है कि पलटू राम की इमेज के बावजूद ये सब कैसे हो रहा है? तो पॉलिटिकल कंपल्शंस वो अच्छे से जानते हैं कि 4 बार वो दल बदल कर चुके हैं। 4 बार जैसे कहना चाहिए कि पॉलिटिकल बिट्रेल ये सब हो चुका है। 2010 में कुछ था, 15 में था, फिर 17 में था, 22 में था। हर बार उन्होंने पाला बदला, और पूरे देश में इमेज बन गई नीतीश कुमार की। एक जो कहते हैं सुशासन बाबू हैं, उनकी इमेज एक बार ये बन गई कि पलटू राम हैं। इसके बावजूद ये है कि ये बिहार की राजनीति की व्यवस्थाएं हैं कि कोई एक दल वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं जीत सकता। उसी का परिणाम ये है कि आज नीतीश कुमार सामने हैं और एनडीए का चेहरा बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, चेहरा बने हुए हैं। सर, बावजूद इसके कि नीतीश चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो, अभी से नहीं, पिछले 6 महीने से एक तरह से कम्युनिकेशन ऑफ रिकॉर्ड चल रहा है कि घोषित किया जाए, लेकिन बीजेपी ने या एनडीए ने अभी तक उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। उसके बावजूद भी जेडीयू और खास तौर पे नीतीश कुमार के जो करीबी कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाकर सभाओं में यही बात कहते हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है सर? ये कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा है जिसको कि कड़वा घूंट है राजनीति का, जिसको भाजपा पी रही है। आज पटना में होर्डिंग लगे हुए हैं 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार का साथ,
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि 2025-2030 तक है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। मन है जिसे कहते हैं, अब मन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, और नीतीश कुमार पे वैसे बहुत लिमिटेड कंट्रोल है दिल्ली का आज की तारीख में जो है, तो इसको बर्दाश्त किया जा रहा है दैट वे। लेकिन भाजपा के मन में निश्चित तौर पर रिजर्वेशन है, और इसीलिए जो है उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। अमित शाह ने लास्ट टाइम भी इंडिया टुडे के इंटरव्यू में कहा था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद का फैसला हम बाद में करेंगे। तो इन सारे कंट्राडिक्शन के भी, जो कंट्राडिक्शन क्या पॉलिटिकल कंपल्शन से आपके, इसको यूँ कहिए, इसके लिए नीतीश कुमार खुश हैं इस बात से कि उनके कार्यकर्ता पटना में नारा लगा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो लेट देम फील हैप्पी एटलीस्ट टिल 14th। सर, एनडीए में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है उसके बाद जेडीयू का एक तरीके से दर्जा रहा है बिग ब्रदर वाला, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी के बीच में 101 सीटों पर सहमति बनी है, यानी दोनों बराबरी पर हैं। ऐसे में इसका मैसेज क्या जाता है? जो बिग ब्रदर वाली छवि रही है जेडीयू की, क्या वो समाप्त होता नजर आता है? क्या मैसेज? इसका मैसेज क्लियर है, बीजेपी इज गोइंग टू हैव इट्स ओन चीफ मिनिस्टर इन पटना ऑन 14th। नो बड़ा भाई छोटा भाई, जुड़वा भाई। और कितना खूबसूरत नाम दिया है इस इक्वेशन को उन्होंने कि फर्स्ट पैरिटी एंड फर्स्ट यूनिटी। ये भाजपा के जो मीडिया मैनेजर्स हैं, पीएमओ के मीडिया मैनेजर्स हैं, उनका कितना खूबसूरत एक नाम है, इस एक नारा उसके पीछे जो उन्होंने दिया है। और बाकी ये है कि कोई बड़ा नहीं है, बराबर हैं पहली बार दोनों जो हैं। और एक जो मानसिक साइकोलॉजिकल जो डोमिनेंस थी नीतीश कुमार की, या जो अपर हैंड था साइकोलॉजिकल नीतीश कुमार का जिसे हम कहते हैं, वो भाजपा ने एक झटके में ख़त्म कर दिया, दोनों को बराबर रख के। तो साइकोलॉजिकली आज बराबर हैं, ये एक झटका है नीतीश कुमार के लिए। तो वास्तविकता यही है कि अब दोनों बराबर हैं, और इसका मैसेज यही है कि भाजपा अपना क्लेम स्टेक करेगी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। दिस इज ऑल। सर, मैंने सुना है कि टिकट वितरण की जानकारी जब पटना में पहुंचे नीतीश कुमार के पास में, तो उन्होंने अपनी टीम से ही नाराज़गी जाहिर की और ये पूछा कि आपने इस फॉर्मूले को स्वीकार कैसे कर लिया। क्या आपने भी सुना है ऐसा? हाँ, मैंने सुना, और ये सच है। नीतीश कुमार का क्या है, लोग कहते हैं ना अचेतन अवस्था में रहते हैं, ये भी मृग मारीचिका है, एक रहस्य है। उनके आसपास के लोग कहते हैं कि उनका जो एंटीना है कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है। जब टिकट वितरण की बात उन तक पहुंची तो उस दिन कहते हैं एंटीना ऑन था, वो पूरे मानसिक शक्ति और उससे था। और जैसे दो लोग रोते हुए वहाँ पे गए जिनके टिकट कट गए थे, और दोनों दलित थे और जेडीयू के सिटिंग एमएलए थे, और जब नीतीश कुमार को बताया कि हमारे टिकट काट करके दे दिए गए चिराग पासवान को, तो कौशल किशोर और रत्नेश, ये दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति पहले से नाराज़ बैठे हुए थे इस सारे सिस्टम से वहाँ पे जो है। तो वो जो दो व्यक्ति नाराज़ बैठे हुए थे, नीतीश कुमार के पास गए लेके और अपनी बात कही, और नीतीश कुमार का एंटीना बिल्कुल खुला हुआ था, तो नाराज़ हुए वहाँ पे। और नाराज़गी यहाँ तक पहुँची कि अगले दिन उन्होंने 5 टिकट जो थे, 2 नहीं 5 टिकट जो थे चिराग को दिए थे, वो उन्होंने काट के अपने स्तर पे जो है ना उनके सिंबल जिसे कहते हैं अपने उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया दैट वे जो है। तो ये हुआ सच में, ये नाराज़गी थी उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। बाद में हालात को सुधारा गया। संजय झा ने बाकायदा बयान देके कहा कि नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, जिसे है एवरीथिंग हैज़ बीन सेटल्ड एंड नीतीश कुमार विल कंटिन्यू एज द यूनाइटेड फेस ऑफ एनडीए। मन को खुश करने वाली बात अगेन। तो इसको इस तरह से जो है ना इशू को सॉर्ट आउट किया गया। बाय नाउ इशू इज सॉर्टेड आउट। लेकिन उस दिन नाराज़गी काफ़ी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, एक चर्चा ये चल रही है कि अंदर खाने टिकट वितरण को लेकर जो घटक दल है एनडीए के, उनमें नाराज़गी है। आपको भी लगता है ऐसा? ये बात सही है। दुनिया में कोई किसी को पूरे तौर पे संतुष्ट कर नहीं सकता, खासकर पॉलिटिकल टिकट वितरण एक ऐसा विषय है, कोई न कोई बात थोड़ी रहती है अब इसमें। लेकिन बाय नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट जिसे कहते हैं दैट वे। नाराज़गी थी सब में। नाराज़गी आप देखिए कि इवन जेडीयू के लोग खुश नहीं हैं, और भाजपा के लोग भी कुछ खुश नहीं होंगे अंदर से, हमारा टिकट ये नहीं मिला वो नहीं मिला, नेचुरली। बाकी जो 3 पार्टनर हैं, कुल 5 घटक हैं, 5 में थोड़ी बहुत नाराज़गी थी। बट बाय नाउ चूँकि अमित शाह का डंडा चलता है, तो बाय नाउ दिस आफ्टरनून अपन कह सकते हैं द एंटायर इशू सॉर्टेड आउट। और अब कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी है तो मन में है, किसी की हिम्मत नहीं है एक लाइन नाराज़गी की बोल दे। कल आपने देखा हो तो 3 घटक जो हैं उनमें एक एक करके सबने एक जैसा बयान जारी किया। ऐसा लगा कि उनका बयान जो है उन्होंने एक साथ ही बैठ के टाइप किया था जो है, और सब ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करी। तो नरेंद्र मोदी अमित शाह क्या एक लॉन्ग रोप देते हैं खेलने के लिए, खेलो थोड़े दिन उसको जो है, फिर देखते हैं स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है, उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं। तो इस केस में यही हुआ है, नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, कोई घटक नहीं, कोई मतभेद नहीं। सर, चिराग के कोटे में 29 सीटें आई हैं। क्या ये सच है कि नीतीश कुमार ने इन 29 में से 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, और अगर ऐसा है
तो इसके पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं? नहीं, रीज़न है उनका अपना, उनका स्वाभिमान कहिए, उनका स्वाधिकार कहिए, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनको एक सेकंड पेडल के रूप में कैसे पेश किया जा रहा है। और ये तो हद हो गई। उनका जो पॉलिटिकल एनिमिटी है, जो शत्रुता है, जो नाराज़गी है चिराग के साथ, उसके लोगों को इनके टिकट काट के, सिटिंग एमएलए के टिकट काट के दे दिए, तो दिस वाज टू मच। इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन था तो टू मच था, तो नाराज़गी स्वाभाविक थी, तो उन्होंने किया। और बीजेपी में ने जो है भारी मन से और कड़वा घूंट पी करके ये होने दिया दैट वे जो है। तो 5 टिकट भी काट के उन्होंने अपने खाते में लिख दिए। तो एक बार फिर से पटना में नीतीश कुमार जिंदाबाद हो गया, लेकिन ये दौर अस्थायी है, टेम्परेरी है। सर, ये जो 29 सीटें चिराग पासवान को मिली हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है? बीजेपी इतना ज़्यादा क्यों झुक रही है चिराग पासवान के सामने? ये कहानी की बात नहीं है। एक तो क्या, नरेंद्र मोदी को नब्ज़ की पकड़ है, जनता की पकड़ रहती है उनको। आपके सारे चुनावी रणनीति एक तरफ, और नरेंद्र मोदी खुद का जो ग्राउंड आकलन है, फर्स्ट आकलन जो उनका होता है, वो एक तरफ होता है हमेशा। उनका पक्का ये आकलन है शुरू से कि चिराग इज़ ए कंपलसरी कंपोनेंट इन दिस गवर्नमेंट, और अगर हमें सरकार बनानी है एनडीए की और विपक्ष को निश्चित तौर पे हराना है, स्वीपिंग मेजोरिटी लेनी है, हमें कोई उसमें से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसमें जो चिराग पासवान है एक कंपलसरी कंपोनेंट है, एक पॉपुलर कंपोनेंट है। पिछले लोकसभा में 100% उसकी स्ट्राइकिंग रेट थी, 5 सीटें जीती। तो किसी न किसी कारण से, और प्लस मेरिट है जो पॉलिटिकल, उससे प्रधानमंत्री के मन में उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है चिराग के प्रति। तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा भी कुछ भी करो, इसको 29 करो, 19 करो, ये आपका काम है, लेकिन ये चिराग बाहर नहीं जाना चाहिए। पिछली बार नीतीश के बाहर चला गया था, तो नीतीश कुमार के जो है ना 30-35 सीटों का नुकसान किया उसने। खुद से 135 पे लड़ा, एक भी जीता, वो अलग बात है। फिर जो लोकसभा में 5 सीटें जीती, वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को प्रभावित करती हैं। तो कम से कम इतना प्रभाव तो आज है उसका, दैट वे जो है। तो एक पॉलिटिकल विजडम के नाते, दूरदर्शिता के नाते, फिर शीर्ष स्तर से फैसला हुआ कि ठीक है, एकोमोडेट करो, जाएगा कहाँ, रहेगा तो हमारे साथ ही। हुआ। सर, पटना में इस बात को लेकर के चर्चा है कि भाजपा 101 सीटों पर नहीं 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या इसके मायने? ब्रिलियंट, ये बिल्कुल सही है भाई। डायरेक्टली तो 101 है, 29 आप उसकी मान लीजिए जी, फिर 6 उसकी मांझी की मान लीजिए, 6 कुशवाहा की मान लीजिए, इजिकल टू 142। तो मास्टरमाइंड है बीजेपी का, अमित शाह का गणित मास्टरमाइंड है, सपोर्टेड बाय जेपी नड्डा जो है। तो दैट वे आज ये सच है कि बीजेपी बाय प्रॉक्सी खुद तो 101 और बाय प्रॉक्सी 142 पे लड़ रही है। दिस इज ऑल। सर, क्या ये सच है कि इस चुनाव में ड्राइविंग सीट पर अगर कोई है तो वो बीजेपी है? ऑफ कोर्स, पटना पिछली बार जब गया तो मैंने देखा कि नीतीश सरकार का जो पिछले 2 साल से रिमोट कंट्रोल है, वो दिल्ली और पटना में जो है वो बीजेपी के पास है। जितने फैसले 2 साल में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं नीतीश कुमार के, उनमें सब भाजपा की आपको जो है ना साफ छाप दिखाई देती है। नीतीश कुमार के जो 2 मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हैं, ललन सिंह और संजय झा, वो अमित शाह के शरण में हैं, दिल्ली में आए दिन वहीं रहते हैं। शुरू में ऐसा लगता था कि जेडीयू ड्राइविंग सीट पे है, उस समय क्या है, उस समय भी आपका जो है बीजेपी ये ड्राइविंग सीट पे थी, लेकिन लगता ऐसा था कि वो ड्राइविंग सीट पे हैं, दूसरी पार्टी जो है। अब उन्होंने उस भ्रम को, उस पर्दे को हटा दिया है और ऐसा लग गया है। अब देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की एक योजना का श्री गणेश किया वहाँ पे, दैट वे है, तो थोड़ा सा लीक से हटके था। तो क्लियर मैसेज है उसका कि पटना की कमान पूरे तौर पे नीतीश कुमार सरकार की कमान दैट वे जो है, और रिमोट कंट्रोल जो है वो भाजपा के पास है, दिल्ली में है, पटना में है, दोनों लेवल पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सर, सम्राट चौधरी और मंगल पांडे क्या वाकई चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे? मैंने सुना ऐसा। अब चुनाव में जाने से हर कोई डरता है। अभी एमएलसी हैं, बिना चुनाव लड़े हुए उप मुख्यमंत्री है, दूसरे व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो फरमान आया दिल्ली से कि चुनाव लड़ना है, तो थोड़ी चिंता हुई। तो फिर एक आगे चलो सेफ सीट ढूंढते हैं। इसकी जानकारी जब अमित शाह को लगी, दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को मिली, उनका नथिंग डूइंग, जाइए अपने इलाके के अंदर, अपने इलाके से लड़िए, वहीं से चुनाव जीतिए और जीत के आना है। तो आ गए वापस दोनों डिसअपॉइंटेडली जो है, अब चुनाव लड़ रहे हैं और अकॉर्डिंग टू ऑल अवेलेबल इंडिकेशंस उनके चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। ऐसे मन का डर था उनका। सर, बीजेपी ने जो अपने पास 101 सीटें रखी हैं, सभी पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। क्या मैसेज देने की कोशिश की बीजेपी ने? मैसेज क्लियर है कि वी आर डिसाइसिव, बीजेपी लीडर डिसाइसिव, इट इज़ नॉट अनडिसाइडेड लाइक कांग्रेस एंड आरजेडी। क्लियर मैसेज है इसका। तो आधा तो क्या होता है, साइकोलॉजी की लड़ाई को आप जीतते हैं। तो ये पहल करके भाजपा ने जो है अपना साइकोलॉजिकल जो डोमिनेंस है
वो डेमोस्ट्रेट किया है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में। दिस इज ऑल। सर जेडीयू ने भी 101 सीटें अपने पास रखी हैं, सभी पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। जेडीयू ने क्या मैसेज देने की मैसेज क्लियर है और मेरा ऐसा मानना है इसमें निश्चित तौर पे जो बीजेपी की लीडरशिप है उसका इम्पैक्ट रहा होगा, नीतीश कुमार पे मॉरल प्रेशर रहा होगा कि नो नथिंग डूइंग, नो डिफरेंसेस, डिक्लेयर करिए हमारे साथ साथ आप भी, ताकि मैसेज आए मार्केट के अंदर वी आर वन, वी आर यूनाइटेड, वी आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस विद ए सीरियस नोट एंड विल विन द इलेक्शंस। तो डिसाइसिव नोट देने के लिए दोनों पार्टियों के जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुआ है। सर जहां कुर्सी वहां नीतीश कुमार ऐसा कहा जाता है, तो आपको लगता है अब क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि अब नीतीश कुमार की विदाई का समय आ गया है, तो वाकई आ गया है या अभी भी उनकी पारी पॉलिटिकल बाकी है? देखो हर नेता का, हर एक मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, खासतौर पे मुख्यमंत्री का एक विदाई का समय होता है, एक पारी के अंत होने का समय होता है। फिर चाहे ज्योति बसु हों, चाहे नवीन पटनायक हों एंड सो ऑन, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल जो है, तो लगता है उनका वक्त जो है विदाई का इस समय आ गया है। अब उनकी विदाई दो तरह से हो सकती है, एक तो जनता उनको विदा करेगी, 101 में बहुत कम सीटें जीतेंगे इस बार वो, मे बी 40 टाइप कुछ ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं, दैट इज है। दूसरा ये है कि चुनाव अगर जीत भी जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद जो है ना भाजपा उनकी विदाई करेगी, ऐसा इंप्रेशन है, ऐसा परसेप्शन है। तो उनको तो जाना है, दैट वे जो है, और जाना है तो जाना तो क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। उनको पूरे सम्मान और गरिमा के साथ जो है वानप्रस्थ आश्रम का जो रास्ता है वो चुनना चाहिए, लेकिन सत्ता का मोह है जो छोड़ता नहीं है। बाकी अपेरेंट इंडिकेशन तो यही है कि नीतीश कुमार ऑन इज़ वे आउट, बहुत गरिमा से उन्होंने 20 साल शासन किया, इस पर उन्हें गर्व होना चाहिए, और उसी गर्व और गरिमा के साथ जो है ना उन्हें अब नमस्ते कहने का समय आ गया है उनके द्वारा। लेट अस सी। पर सर मेरे विचार से नीतीश कुमार की विदाई इतनी आसान होगी नहीं, और अगर उनकी विदाई होगी भी तो उसका जो गाना है वो बहुत सोच समझ कर लिखना होगा। आपको क्या लगता है? ठीक है, उनकी विदाई का जो गीत है वो सोच समझ के लिखना पड़ेगा, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ। देखो 100% तो कोई भी असेसमेंट करेक्ट नहीं होता। हमारा बेसिक आकलन ये है कि देयर विल बी न्यू चीफ मिनिस्टर इन पटना, बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन पटना, एंड रादर न्यू चीफ मिनिस्टर अदर देन नीतीश कुमार, यो मानिए इसको, ऑन 14th। अब विदाई की कहानी मुश्किल तो है, कभी तक का इतिहास से रहा है कि जब भी इनकी कुर्सी के जाने का वक्त आया तो उन्हें पलटी खाई, कुर्सी को नहीं जाने दिया वहाँ से जो है। तो इस बार उनके मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होगा कि ऐसा वक्त आएगा। वो यही सिद्ध करता है कि किसी भी सूरत में कुर्सी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए आपके मन में सवाल उठा है, ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, विजिबल इंडिकेशंस जिनमें वो जा रहे हैं, इसके बावजूद आपका मन ये कहता है कि उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, सत्ता में बने रहने के उसको उनका जो एफर्ट है उसको देखते हुए, तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि विदा होने वाले हैं। सो लेट्स सी ऑन 14th। सर इसलिए मैंने सुना है कि नीतीश कैंप ने परोक्ष रूप से धमकी भी दे दी है एनडीए को कि चुनाव के दौरान में या तो आप एनडीए में चुनाव प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम घोषित करें, वरना चुनाव के बाद कहीं और रास्ता देखने के लिए भी वो स्वतंत्र होंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। धमकी नहीं भी दिए तो धमकी दे रहे होंगे, धमकी उनके मन में होगी, जुबान पे आने वाली होगी, कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है। बट दिस टाइम ही इज मिस्टेकन, दिस टाइम देयर इज़ अ डिफरेंट नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अब वो टीम वो नहीं है, 4 बार पहले जो समझौता किया, पीछे हटे, उसके सौदेबाजी के सामने झुके, उसके अपॉर्चुनिज्म के सामने झुके। अब वो हालात नहीं हैं। अब वो क्या करेंगे दिल्ली वाले ये तो ये जाने, लेकिन आज की तारीख में एक तो नीतीश कुमार को ये आभास नहीं है, उनका आधार खिसक चुका है जनता में, प्लस उनके जो सेनापति होते हैं आसपास के, वो नतमस्तक कहीं और हो रहे हैं 2 साल से, वो नीतीश कुमार का नतमस्तक नहीं हो रहे हैं, इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो है। इसलिए जब भी कोई शक्ति परीक्षण का वक्त आया कभी ऐसा इस तरह से, तो उन्हें हैरानी होगी कि उनके प्रधान सलाहकार जो है पटना में नहीं मिलेंगे, वो दिल्ली में खड़े मिलेंगे आपको उस दिन, यहाँ शीर्ष नेतृत्व के आसपास मंडराते हुए दिखाई देंगे आपको। तो नीतीश कुमार को एहसास हो जाएगा समय, टाइम इज़ ए हीलर जिसे कहते हैं। सो लेट्स सी। सर पिछले 2 सालों में नीतीश सरकार की एक तो पुअर गवर्नेंस और साथ ही वहाँ पर बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण नीतीश कुमार इस चुनाव में लायबिलिटी सिद्ध होंगे एनडीए के लिए? देखो थोड़ी बहुत लायबिलिटी है, बाकी वो बहुत ज़्यादा तो फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि चुनाव तो देखो इस समय जो चुनाव है ना वो ज़्यादा भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। कहने की बात है कि नीतीश कुमार ये जो भी इस तरह का है, जो उसकी वोट अपील है नरेंद्र मोदी की बिहार में, वो बहुत आगे निकल गई है नीतीश कुमार से। जो कानून व्यवस्था की बात है तो उस पर लोग कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं। हालांकि नेशनल मीडिया में एक
एक जिसे कहते हैं मोमेंटम बना था, इस तरह का जो है वो बना था पिछले दिनों कि बिहार जैसे हत्याओं की राजधानी हो गया, फिर से बिहार में फिर से जंगल राज हो गया है। लेकिन आप गहराई से देखें तो पिछले दिनों जो मर्डर हुए हैं वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था लालू के टाइम का, जंगल राज का इंडिविजुअल इवेंट्स थे। संपत्ति का झगड़ा था, पति पत्नी का झगड़ा था, प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा था, इस तरह के मर्डर्स थे वहाँ पे जो है ना। उस तरह का वो हार्डकोर क्राइम जो होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो वहाँ पे नहीं था, ये देखा। और फिर लोगों ने ये भी सोचा कि विकल्प क्या है हमारे सामने, अगर नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं, गवर्नेंस अच्छा नहीं है, तो क्या हम लालू को वापस लाएंगे, क्या हम तेजस्वी को वापस लाएंगे, जंगल राज के जो तगमा लगा हुआ है उन पर क्या उनको वापस लाएंगे। तो इसलिए क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा ख़राब नहीं, थोड़ा ख़राब हो भी जाए तो इट इज़ नॉट गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट नीतीश कुमार, बिकॉज अल्टरनेटिव इज़ पुअर। सामने जो अल्टरनेटिव है, चॉइस है, वो पुअर है वो, तो दैट डजंट मैटर। सर, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने किसी भी बीजेपी नेता को बिहार का बड़ा चेहरा बनने नहीं दिया। क्या आप भी इससे अग्री करते हैं? एब्सोल्युटली, ये तो हम फेस वैल्यू पे देख रहे हैं। बिहार में कोई भी जिसे कहना चाहिए कोई बड़ा हिंदू चेहरा जो है ना सामने नहीं आया, और नीतीश कुमार ने जातियों को बांटा और हिंदू वोटों को, जातियों को इतना बांट दिया आपस में कि कोई एक ग्रुप बड़ा खड़ा नहीं, उसके हिंदू लीडर एक बड़ा सामने नहीं आ सके। पहले बांटा महादलित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, और इतने ज़्यादा सत्ता में बांट दिया लोगों को कि एक के बजाय 20 जातियाँ बना दी, 20 उपजातियाँ बना दी वहाँ पे, जिससे एक पॉलिटिकल पार्टी कोई बड़ा नेता में खड़ा नहीं हो सका। ये उनकी पॉलिसी थी, एंड ही इज़ एवरी राइट टू बी श्रूड एंड स्मार्ट वाइल रिटेनिंग हिज पोजीशन और वाइल कम्बैटिंग अपोजिशन। तो उन्होंने इसमें किया, लेकिन इफेक्ट है कि उन्होंने कोई बड़ा ऐसा राष्ट्रवादी हिंदू चेहरा सामने नहीं आने दिया, क्योंकि जातियों को इतना ज़्यादा बांट दिया, उनको जो कंबाइन करना बड़ा मुश्किल काम था। आज भी वही स्थिति सामने है हमारे। सर, बिहार की राजनीति की समझ रखने वाले जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं, उन्हें आशंका है कि अगर किन्हीं मजबूरियों से बीजेपी ने अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए एक तरफ आरजेडी और दूसरी तरफ कांग्रेस बाहर से समर्थन दे सकती हैं क्या? एब्सोल्युटली, ये पहले हुआ ही है, खाली रिपीट होगी ये कहानी, इसके अंदर नया कुछ नहीं है इसके अंदर। और इस बात से नरेंद्र मोदी हमेशा वाकिफ़ हैं, तो भी सोचते हैं, उनके मन में ध्यान है। बीजेपी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके मन में संभावना बाकायदा है। और आप देखिए, इसीलिए जो है कि आज अगर चॉइस दी जाए नीतीश कुमार को कि तुम्हें भाजपा का मुख्यमंत्री पसंद है या तेजस्वी, तो सरप्राइजिंगली ही गो विद तेजस्वी। लोकल सेंटिमेंट, भाजपा को नहीं बनने देना, दैट उनका मुख्यमंत्री नहीं बनने देना, उनका मन का जो भाव है दैट वे जो है वो वहाँ जाना चाहते हैं उसके साथ जो है। और इसीलिए आप देखा होगा कि परोक्ष रूप से कांग्रेस तो नहीं कह सकता, पर आरजेडी का एक सहानुभूति का भाव नीतीश के प्रति आज भी है, अपार्ट फ्रॉम कुशवाहा एंड मांझी एंड अदर्स जो है ये। और अभी इसीलिए आजकल जो उनका कैंपेन है वो एंटी नीतीश नहीं है ज़्यादा, वो एंटी बीजेपी की तरफ है। और ये कह रहे हैं जैसे कि गुजरात के लोग चुनाव लड़ा रहे हैं यहाँ आके, गुजरात के रणनीतिकार यहाँ पटना में हैं, तो लोकल सेंटीमेंट को उभारने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। तो दे आर बेसिकली टारगेटिंग बीजेपी। तो इस संभावना से कोई इनकार नहीं है, ये नीतीश के मन का ख्याल है। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। मेरा पक्का मानना है कि ये स्थिति आएगी और नीतीश कुमार जाने लगेंगे तो जैसे छलांग लगाएंगे ना यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो बीच में ही रुक जाएंगे, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इस बार अमित शाह है, बहुत हो चुका है, एनफ इज़ एनफ, नथिंग मोर कैन बी टॉलरेटेड। दिस डिस्प्ले ऑफ political dishonesty in democracy should not be allowed, and I think will not be allowed. Let's see. सर, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी आप कोई रोल देख रहे हैं इन चुनावों में? अच्छा है वो लड़का, गुड बॉय जो है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। और नीतीश कुमार के इसमें 100 में 100 नंबर हैं कि वो परिवारवाद को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। एक तो अपने इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखा और एक परिवारवाद को जैसे आगे नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो पापा एक कॉन्स्टेंसी है, कॉन्स्टेंसी चुनाव तो नीतीश कुमार लड़ते नहीं, एमएलसी में रहते हैं, लेकिन नालंदा क्षेत्र में जाते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा देखते हैं। लेकिन ये बात तय है जो मुझे लगता है, अगर भाजपा की सरकार बनी और भाजपा का मुख्यमंत्री बना और नीतीश कुमार ने मेंटली रिकनसाइल किया और कोई डील हुई, तो इनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 2 या 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे शायद बिहार में इस बार, तो उसमें हो सकता है एक उप मुख्यमंत्री बन सकता है। पर एट द मोमेंट इस चुनाव में उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है। सर, इस समय जो मौजूदा स्थिति है बिहार की, उसमें जेडीयू का भविष्य क्या देखते हैं, नीतीश की पार्टी का भविष्य? देखो, जेडीयू वैसे तो हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय बीजेपी प्रैक्टिकली। तो मैंने कहा ना, नीतीश इज़ एब्सोल्युटली नॉट अवेयर कि कितना उनका आधार, उनके सेनापति इधर से उधर हो गए हैं, दैट वे जो है। और फिर क्या है कि
जिसे कहना चाहिए कि जेडीयू के विधायकों में इतना डर है, न जाने क्यों, बिना कहे हुए बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं पटना में। उनके मन में रहता है कॉल आए तो चलो वहाँ चले जाए, दैट वे। तो भविष्य तो ये है कि इस पे डिपेंड करता है कि सरकार कैसी बनती है जी। मैं तो संभावना मानता नहीं नीतीश कुमार के बनने की। अगर फिर भी भाग्य किसी ने किसी का पड़ा नहीं है और मुख्यमंत्री भाग्य से बनता है, भाग्य से हटता है, तो अब ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री एक पल के लिए बने तो रहेगा भाग्य, बट विल बी रनिंग ए रिमोटली कंट्रोल्ड पार्टी दैट इज़ जेडीयू, जैसे अभी चल रही है दैट वे। और जैसी संभावना है कि वो सत्ता में नहीं होंगे उस तरह से, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी ऐसा लगता है। तो ग्रेजुअली करते करते 2-2.5 साल के अंदर ये मर्ज हो जाएगी पार्टी। और पॉलिटिकली अमित शाह को इनको लगेगा कि मर्ज करना ठीक नहीं, दूर रखो, अपने साथ रखो, तो दूर खड़े रहेंगे चिराग की तरह, एक आवाज़ देंगे जिस दिन फायर की होगी बुझाने की आवश्यकता, आ जाएंगे उस दिन, दैट वे जो है। तो अभी अपेरेंटली उनके अस्तित्व को खतरा नहीं, बट इज़ डिक्लाइनिंग। जेडीयू है ना, अब डिक्लाइनिंग है। सर 1995 के बाद से आज तक बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बूते सरकार नहीं बना पाई है, क्या इसकी पुनरावृत्ति इस बार भी होगी? एब्सोल्युटली हो चुकी है। कोई भी दल 122 सीट लाने की स्थिति में नहीं है आज, खुद के बूते, न बीजेपी है, न जेडीयू है, न आरजेडी है, अपने बूते जो है। अगेन द मल्टीपल पार्टी रूल, नो सिंगल पार्टी रूल। सिंगल पार्टी रूल इन बिहार एंडेड विद लालू प्रसाद इन 1995। उसके बाद रिपीट ही नहीं हुआ, न कभी नीतीश कुमार बहुमत में आए, न कोई दूसरी पार्टी बहुमत में आए। तो इट्स ए हार्ड फैक्ट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, इट्स गोइंग टू बी रिपीटेड दिस टाइम। सर, जब हिंदी बेल्ट की बात होती है तो बिहार एकमात्र ऐसा हिंदी राज्य है जहां पर बीजेपी कभी भी अपनी ताकत के बल पर सरकार नहीं बना पाई। आप इसके पीछे रीज़न क्या मानते हैं? रीज़न पहला तो वही है कि नीतीश कुमार ने सोची समझी रणनीति के तहत किसी बड़े हिंदूवादी चेहरे को जातियों को टुकड़ों में बांट के उसको आगे आने नहीं दिया 35 वर्षों में। और जो पटना का स्वरूप है, वहाँ का जो स्वरूप है, वो स्वरूप जो है वो एक तरह से जातिवादी सरकार कहिए आप, या उस तरह की कास्ट ओरिएंटेड सरकार जो है उसका इस तरह से रहा। दूसरा कारण ये रहा कि बीजेपी डिडंट हैव ए लीडर वायर पुलर लाइक नीतीश कुमार, ऐसा नेता नहीं था उनके पास। और एक और बड़ी बात यह है, बीजेपी हैड नो मॉरल गट्स एंड कन्विक्शन एंड करेज टू गो अलोन। इस साल जा सकते थे, नीतीश कुमार गिरता हुआ स्वास्थ्य है, हिम्मत नहीं जुटा पाया, रणनीतिकारों ने गुणा भाग किया होगा बैठ के, तो लगा होगा कि नहीं बैठेगी बात ये। तो अगेन मल्टीपल रूल जिसे कहते हैं, तो सच है कि हिंदूवादी चेहरा कोई नहीं है वहाँ, इस सत्य को बीजेपी ने स्वीकार किया है। हालांकि शीर्ष स्तर पे, प्रधानमंत्री के स्तर पे, अमित शाह के स्तर पे, नड्डा के स्तर पे कई बार ये चर्चा होती है कि आखिर कब तक ये अपवाद बना रहेगा बिहार जहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, दैट वे। तो बार बार सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो अगले 25 साल तक हम उसको ग्रूम करें, इस तरह से अभी से ट्रेन करें, ट्रेनिंग दें, उसकी पर्सनैलिटी को खड़ा करें कि आगे जाके वो हमारा चेहरा बन सके। अब इसमें नित्यानंद राय का नाम आता है कई बार, लेकिन अभी भी क्या वो इतना कंप्लीट चेहरा नहीं मुख्यमंत्री बनने लायक। अच्छे व्यक्ति हैं, करीब हैं, काम आते हैं, सीरियस हैं, मैच्योर हैं, वाराणसी के झगड़े भी सुलटाते हैं, अभी चिराग के झगड़े में भी गए थे, उसकी माँ के घर, सब कुछ है ये। तो भाजपा को एक चेहरे की तलाश है जिसको ग्रूम करें, अगले 25 वर्षों के लिए भाजपा इसको तैयार करे और लॉन्ग रन में खेलते अपना एक आदमी बिहार में खड़ा करे। तो लेट्स सी। सर, किसी भी गठबंधन में सबसे बड़ा पेंच होता है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर शांत तरीके से पहुंच जाना। अब आपको लगता है कि अगर तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर फॉर्मूले पर कोई कंसेंसस नहीं बना या सहमति नहीं बनी, तो एक बार फिर से हरियाणा या दिल्ली जैसी पुनरावृत्ति बिहार में भी देखने को मिलेगी? ऑफ कोर्स, अगर टिकट वितरण पे समझौता नहीं हुआ और ये ढींगा मस्ती चलती रही कि कल तो लास्ट डे है नॉमिनेशन का और अभी तक जो टिकट वितरण नहीं है, राहुल गांधी कहाँ हैं पता नहीं, वो इंतज़ार कर रहे हैं पटना में बैठ के, केसी वेणुगोपाल कुछ और कह रहे हैं, वो एक पिटते पिटते बच्चे कल पटना एयरपोर्ट पे, कृष्ण वो उनके जो इंचार्ज हैं वहाँ के, वो कुछ अलग दुनिया में हैं। तो कांग्रेस का तो है, सब लोग निराश हैं वहाँ जो बैठे हुए हैं। अशोक गहलोत को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ आ गए, जितने लोग और हैं इंचार्ज उनको समझ नहीं आ रहा कि यार यहाँ कहाँ आ गए, बघेल को समझ में नहीं आ रहा जो है ये। तो अनिश्चित है, और जो ये हालात हैं जैसे वो सब हालात हैं वहाँ पे, और ये तय है बात कि अगले 24 घंटों में अगर बस एक ही आशा की किरण है इसमें कि कांग्रेस और
आरजेडी ने अभी तक कोई एक भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। बस इतनी सी गुंजाइश है खाली इसमें, पतला सा धागा जिसे कहते हैं वो गुंजाइश है। वो 24 घंटे हो रहे हैं हार्डली, उसमें सहमति नहीं बनी। ठीक है, तो दोनों दलों की राजनीतिक मृत्यु वहाँ पे ये निश्चित है। और निश्चित तौर पे देखो, दिल्ली और हरियाणा तो वैसे ही रिपीट होने हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे तो भी रिपीट होने हैं। लेकिन एक मुहावरा अच्छा लगता है कहने में कि दिल्ली हरियाणा रिपीट होंगे, तो होंगे। तो बहुत इसकी वजह से कहना चाहिए ना कि सांस रोक के प्रतीक्षा करनी चाहिए अगले 24 घंटों की कि क्या होता है। सर, क्या तेजस्वी यादव का जो इमेज क्राइसिस है उसकी वजह से महागठबंधन में उन्हें डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है सीएम फेस के तौर पर, क्या एक वजह आपको लगती है? ये मन का भाव है कांग्रेस में कुछ लोगों का। कांग्रेस में क्या दो तरह के लोग हैं, अजय माकन, राहुल गांधी, इस तरह के खांटी जिसे कहते हैं, आदर्श, नैतिक मूल्य, इंटीग्रिटी, बड़ी बड़ी बातें, ये सब हैं। दूसरे लोग हैं ग्रास रूट, अशोक गहलोत हैं जिनमें, मान लीजिए आप, जो है ग्रास रूट जिसे कहते हैं। तो ग्रास रूट लोग क्या है, वो बेचारे थोड़ा दबे रहते हैं उनके नेतृत्व के सामने कि क्या करें क्या नहीं करें, दैट वे जो है। तो दिस इज़ टू बी सीन कि क्या करते हैं लोग, ये इसी पे है, इसी पे डिपेंड है। तो अब क्या है, ये लास्ट मिनट टू बी सीन। जैसे मैंने आपसे कहा ना, टिकट वितरण होना पहले, तो टिकट वितरण से पता लग जाएगा कि तेजस्वी को एज ए सीएम फेस डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं। कांग्रेस लीडरशिप को ये पढ़ाया गया है या समझाया गया है कि तेजस्वी को डिक्लेयर करना इल बी ए मेजर पॉलिटिकल रिस्क एंड ए लायबिलिटी। वो जो चार्जशीट लग गई है दिल्ली के कोर्ट के अंदर जो है, एक तो वो है। दूसरा, उनका अगर ऐसा करते हैं तो फाइट विल बी नीतीश वर्सेस तेजस्वी, मीन्स एक ऑनेस्ट और एक कथित तौर पे भ्रष्ट व्यक्ति, ठीक है, उनके बीच में। तो पार्टी को नुकसान होगा। और सब काल्पनिक बातें हैं, बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों का चार्जशीट है कि नहीं, आप पे क्या है कि नहीं। उनको आदत पड़ गई चार्जशीट देखने की, 20 साल से चार्जशीट देख रहे हैं वो लालू यादव की, फिर सत्ता में ले आते हैं कभी कभी, उसको देखते हैं आप उसको 20 सालों में कहीं न कहीं। तो बिहार की जनता खास तरह का है वहाँ। तो अब ये इसी उलझन के अंदर हैं कि तेजस्वी को डिक्लेयर करें नहीं करें, करें नहीं करें, जो है ये। और अगर नहीं करेंगे फिनिश, कोई बात ही नहीं, लड़ाई से बाहर हैं आप एक तरह से, जो है दैट वे जो है। और वो ऐसा मानेंगे नहीं उनको डिक्लेयर किए बिना, जो है। तो सीरियस मेरा मतलब है कि कांग्रेस और आरजेडी तो वैसे भी नंबर 2 हैं अभी आज के कैलकुलेशन में। एनडीए 160 का आंकड़ा रखा है दैट वे, और इनको वही 60-65 सीटें आ रही हैं, 60-65 और 7 और मान लो दैट वे जो है, ऐसे करके जो है। और उनको और जेडीयू को जोड़ेंगे तो उनके फिर 130 के आसपास जा रही हैं सीटें दैट वे जो है। तो वैसे कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी राजनीति में लड़ाई लड़ता है तो आशा किरण के साथ जीता है वो। तो आशा किरण यही है कांग्रेस आरजेडी की कि वो इनमें समझौता हो पहले तो, और उसको घोषित मुख्यमंत्री घोषित के नाम पे इनकी सहमति बने। अब 50-50 है, देखो अगले 24 घंटे में लोग क्या करते हैं। सर, बिहार चुनाव मतलब जातीय समीकरण। पहला सवाल ये है कि क्या इस बार का चुनाव भी कास्ट ओरिएंटेड होगा, या जो बीजेपी कोशिश कर रही है विकास पे, डेवलपमेंट पे, जंगल राज पे हो जाए? दूसरी बात यह है कि जो कभी न हारने वाले नीतीश कुमार 20 साल चीफ मिनिस्टर रहे कास्ट समीकरण की वजह से, तो वो कास्ट कार्ड क्या था उनका? देखो, दो बातें हैं। बिहार की राजनीति कास्ट ओरिएंटेड है, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। संभव है कि इस बार थोड़ी सी कम हो, 5% कम हो, लेकिन उसका जो बेसिक मेजॉरिटी पार्ट है वो कास्ट ओरिएंटेड है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसका फार्मूला क्या है नीतीश कुमार का? फार्मूला ये है, जातियों को बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। आप देखिए क्या क्या उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये पहला काम ये किया उसके अंदर जो है कि दलितों को दलित और महादलित में बांट दिया, पासवान को दलित में रखा, बाकी सबको महादलित में डाल दिया। फिर एक और लाए, पिछड़े और अति पिछड़े, अति पिछड़ों में 10 जातियाँ वहाँ खड़ी कर दी जा करके। तो कुल मिला क्या हुआ, जाति गणना हुई तो उसी हिसाब से नीतीश कुमार ने जाति गणना करवा दी बिहार में जो है। और उसमें क्या 27% लोग तो आपके दलित हैं, 36% लोग आपके जो हैं वो हैं दूसरे अति पिछड़े दैट वे जो है। तो परमानेंट सोल्यूशन उनके पास में है। तो नीतीश कुमार का यही था सक्सेस फार्मूला जो चला। और अब आगे देखो, चूँकि वक्त आ गया सब लोगों के जाने आने का, नीतीश कुमार का भी विदाई का वक्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला चुनाव बिहार का लड़ा जाएगा, पोस्ट मंडल चुनाव जो होगा वो एक अलग तरह का होगा। हो सकता है तब तक कास्ट का इम्पैक्ट उतना नहीं रहे, लेकिन आज का सत्य यही है, बिहार इज़ ए कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। सर, बीच चुनाव लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में कोर्ट से लालू फैमिली को लगता है झटका। सवाल ये आता है कि सीबीआई चार्जशीट के आधार पर उनको प्रथम दृष्टया आरोपी माना जा रहा है। बिहार के चुनाव में इसका असर क्या होगा? देखो, झटका तो है ही। बाकी मैंने कहा सर, बिहार के लोग आदी हो गए लालू यादव की चार्जशीट को देख के, सुन करके, दैट इज है। बट स्टिल झटका तो है ही।
बॉर्डर पे बैठे हुए लोग तो प्रभावित होते हैं इससे, एक प्रचार होता है। और कोर्ट ने कितना स्ट्रॉन्ग कमेंट किया है, उसने कहा लालू इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ दिस स्कैंडल, उनके सब जानकारी में था। दैट वे जो है अक्टूबर के अंत में सुनवाई शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है ना कि सुनवाई शुरू हुई और किसी स्टेज पर अरेस्ट करना पड़ा इनको, जिसमें तेजस्वी भी शामिल हैं, उसके अंदर आरोपी हैं उसमें जो है, तो फिर 30 दिन का फार्मूला लागू हो जाएगा जो अमित शाह ने कानून पास करवाया पिछले दिनों। अगर हिरासत में 30 दिन से ज़्यादा हैं तो गेट टू गेट आउट, आप छोड़िए उसको, रिजाइन करिए एक पल के लिए। वो तो ये मान के चलते हैं ना कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। जब तक व्यक्ति हारता नहीं, आशा किरण होती है मन में, नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है। तो उनके मन में एक नई चिंता ये भी है कि अगर मैं जीत गया और 30 दिन में कहीं मुझे धर दिया इधर उधर कहीं जो है ये, तो मेरा क्या होगा। तो अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न है, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक सवाल है इस फैसले का आरजेडी की क्रेडिबिलिटी पे, चुनाव के समय टाइमिंग का बात है ना, टाइमिंग गलत है। दैट वे जो है, तो इसका निश्चित तौर पे नुकसान तो होगा, कितना होगा दिस इज टू बी सीन। सर, इस वक्त जो लालू परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनका आप इम्पैक्ट क्या देखते हैं चुनाव के परिणामों पर? कोई खास नहीं, बिहार के लोग आदी हो गए हैं लालू परिवार के घटनाओं के बारे में, झगड़ों के बारे में, तू तड़ाक के बारे में, गाली गलौज के बारे में, धक्का मुक्की थोड़ी बहुत उसके बारे में। और बड़ा भाई कहता है, तेज प्रताप जो है बड़ा भाई, वो कहता है छोटे भाई को भाई राम का धर्म निभाना चाहिए, राम के प्रति एक मान का सम होना चाहिए, लक्ष्मण को अपना धर्म निभाना चाहिए, सब चल रहा है। लेकिन वो क्या है ना, आप देखो कि अब नॉमिनेशन था कल तेजस्वी का, परिवार वहीं था, कहाँ जाओगे छोड़ के परिवार को। लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, मीसा थी वहाँ पे, एक संजय यादव एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सेंटर वो भी थे वहाँ पे, एक वो आचार्य विदेश में रहती जिसने किडनी दी थी लालू के लिए, वो शायद नहीं थी, वो भी चाहती हैं कि 2-4 टिकट मेरे को दे दो। लेकिन उस परिवार में, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी का रूल है, उस परिवार में तेजस्वी का डंडा चलता है, उसका रूल है जो है ये, तो मानी नहीं उसने किसी की। तो ठीक है, इट इज़ डिसअपॉइंटेड लॉट ऑफ ए फैमिली, but is not much going to affect the outcome of elections. सर, देन एडिंग टू योर आंसर, तो क्या लालू और तेजस्वी के बीच आरजेडी में टिकट वितरण को लेकर के मतभेद चल रहा है? मतभेद क्या, पिता पुत्र हैं, और जब पुत्र बड़ा होता है तो आमतौर पे फादर को जो है वो ओवर रूल कर देता है, और फादर भी कई दफ़ा क्या ढलती उम्र के साथ में उस ओवर रूल होने को स्वीकार कर लेता है। तो ये स्थिति लालू यादव और तेजस्वी की है। तेजस्वी दिल्ली आए हुए थे तो पीछे से 4-5 टिकट उन्होंने, लालू यादव ने अपने विवेक से दे दिए पुराने अपने वफादार लोगों को। इनको पता लगा तो लालू के सामने उनसे सहमति लेके और वापस बुलवाया उनको घर पे, टिकट वापस लिए उनके। तो मतभेद इस तरह के, लिए कोई मेजर मतभेद नहीं है अभी, मतलब ऐसा कोई टकराव जैसी कोई बड़ी बात हो ऐसा नहीं है। लालू यादव भी मेंटली सरेंडर कर चुके हैं कि ठीक है, एज हैज़ कम नाउ, इस लड़के को करना जो कुछ करना है। और बाय एंड लार्ज उनको लगता है कि मेरे परिवार में ये एक थोड़ा ठीक ठाक आदमी है जो मेरी लीगेसी को कैरी कर सकता है, तो ठीक है, तो कोई खास झगड़ा नहीं है। घटना हुई ज़रूर हुई है ये, और टिकट वापस मंगवा लिया उन्होंने। आई डोंट थिंक लालू इज़ अगेन गोइंग टू रिपीट द सेम एक्सरसाइज। सर, लालू एंड फैमिली में एक नाम का जिक्र बड़ा होता है, संजय यादव। क्या अभी भी तेजस्वी कैंप में उनका रुतबा है बरकरार? बिल्कुल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लोग जो जीवन में एक बार प्रवेश कर जाते हैं बहुत मुश्किल से बाहर जाते हैं, तो इज़ नॉट एन एक्सेप्शन जो है, तो प्रभाव है उनका। और परिवार वाले रोते रहते हैं दूसरे से, आसपास के लोग, कि सारा इन्होंने कब्जा कर लिया और सारा प्लान कर लिया है, और वो उनको समझाते रहते हैं उनको कि ये प्रशांत किशोर से दूर रहो, इससे दूर रहो, उससे दूर रहो। हर आदमी का अपना गणित होता है ना ये, तो ये फैक्ट है। अब कोई तो गुण होगा उसके अंदर कि तेजस्वी यादव से गले लगाए हुए इतने टाइम से। बहरहाल आपका सवाल सही है कि ही कंटिन्यूज टू बी पावर सेंटर इन तेजस्वी कैंप। सर, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? चुनौती यही है, ये सिद्ध करना जनता को, आई एम डिफरेंट दैन माई फादर। मेरे टाइम में कोई जंगल राज नहीं होगा, मेरे टाइम में कोई स्कैंडल्स नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, आई विल बी फेयर एंड ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर एक होता। तो चुनौती ये है, जनता को कैसे भरोसा दिलाएं कि मैं लालू प्रसाद का वो बेटा नहीं हूँ, उनके संस्कारों पे चलने वाला। मेरे संस्कार डिफरेंट है, मैं उनका पुत्र हूँ, पर मेरी लीगेसी डिफरेंट है, मेरा जो वैल्यू सिस्टम वो डिफरेंट है। उनको यकीन दिलाना पड़ेगा जनता को। लेकिन वही बात है, बिहार में चूँकि कास्ट ओरिएंटेड है, इतनी मेरिट की बातें चलती नहीं हैं, दैट वे जो है, तो चुनौती तो है। लेकिन जनता के दिमाग में ये कोई बहुत बहुत बड़ा कोई फैक्टर ऐसा हो कि जिन्होंने जंगल राज मान के उसको वोट नहीं देना, उनको तो नहीं देना है लालू को, तेजस्वी को। जिन्होंने कास्ट बेसिस पे वोट डालना है वो तो डालेंगे अपना वोट जो है, बट बाय एंड लार्ज जो सिचुएशन है वो यही है।
सर, तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभाने के लिए हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा तो कर दिया, लेकिन क्या इस वादे को पूरा कर पाएंगे तेजस्वी? ये तो आत्मघाती रास्ता है, सुसाइडल मूव जिसे कहना चाहिए। लोकप्रियता की दौड़ में दौड़ते हुए चुनाव जीतने की उसमें दौड़ में दौड़ते व्यक्ति ऐसी घोषणाएं करता है, इस बात थोड़ा गलती ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब बिहार में मैं पढ़ रहा था 1.78 करोड़ परिवार हैं, ठीक है। आज कुल 20 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। आपको सरकार बनाने पे 1.78 करोड़ परिवार, हर परिवार के एक आदमी को नौकरी देनी है, ठीक है। 7 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे? हो ही नहीं सकता। 20 लाख कहाँ और 1 पॉइंट कितने कहाँ, बताया मैंने आपको, इतना जो है तो इम्प्रैक्टिकल है, लुभावना है। लोग फिर भी बातों में आते हैं, तो बातों में आएंगे, वहाँ यूथ है और कुछ है इस तरह से कि बातों में तो आएंगे वो चुनावी नारे के नाते जो है, लेकिन ये अगर एक पल के लिए मौका मिला उनको करने का तो फैटल है ये। सर, इन चुनावों में एम फैक्टर यानी महिला फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है क्या वाकई गेम चेंजर साबित होंगे क्या? ऑफ कोर्स, शुरू किया था नीतीश कुमार ने 15 साल पहले, उसको परिणाम दिया नरेंद्र मोदी ने। 75 लाख महिलाओं को एक साथ अपने सामने दिलवाया और ये कहा कि हम 2 भाई हैं, नरेंद्र और नीतीश, ठीक है। और कुल 1.21 करोड़, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं इसकी बेनिफिशरी हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जाए पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कि 10,000 से 2 लाख तक की सहायता देंगे। अब ये तो मतलब उस तरह की बात है ना, गेम चेंजर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा ऐसा लगता है 70-75% महिलाओं का वोट है ना, वन साइडेड इसी रूलिंग फ्रंट को जाएगा, मीन्स बीजेपी और कहीं टू सम एक्सटेंट जेडीयू। जो मान लीजिए कि नारियों का जो महत्व है या नारियों की जो उसकी बेनिफिशरी है, मतलब इस तरह पॉलिटिकल बेनिफिशरीज जो हैं वो बीजेपी भी है और टू सम एक्सटेंट नीतीश कुमार भी है। तो देखें नारियों की लोकप्रियता का जो रिटर्न गिफ्ट है वो इन दोनों में कैसे बढ़ता है, इट इज़ टू बी सीन। तो सर, आपके जवाब आधारित क्या ये कह सकते हैं कि जो नीतीश के पास महिला वोटर्स थे वो मोदी की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो चुके हैं, अगर केंद्र और केंद्र की योजनाओं के पर्सपेक्टिव से देखें? देखो, मोदी इज एमर्ज एज ए नेशनल हीरो एट ऑल इंडिया लेवल फॉर वुमेन, दैट वे। एक राज्य की बात नहीं है ना। और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि 1.21 करोड़ रुपए महिलाओं को जो है और बाकी दूसरा जो इतना वेतन वगैरह है, क्या नीतीश कुमार कर सकते हैं स्टेट एक्सचेकर से? बिल्कुल नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के एक्टिव सपोर्ट के बिना, एक्टिव फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो नरेंद्र मोदी गरिमा है कि उन्होंने घोषणा खुद से नहीं की, नीतीश कुमार को साथ में खड़ा रखा। 75 लाख महिलाओं को जो चेक दिया उस दिन जो है, और ये कहा उन्होंने। और वैसे भी ऑल इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार है ना डिक्लाइनिंग दैट वे जो है। नरेंद्र मोदी स्टिल एमर्जिंग, इवन एट 75 एमर्जिंग। अभी डाउनफॉल नहीं है किसी तरह का, ना फिजिकल ना उस तरह का पॉपुलरिटी का आपका जो है। तो जो महिला कार्ड का जो क्रेडिट है कंट्री में जब बात होती है, अदर देन बिहार बात करते हैं, तो नीतीश के बजाय ऐसा लगता है कि ये जो कार्ड है वुमेन कार्ड, ये मोदी को शिफ्ट हो गया है, ऐसा लगता है। सर, क्या इस चुनाव में ये जो MY समीकरण होता है इसका अर्थ और परिभाषा बदल चुकी है? बदल दिया लोगों ने। पहले कहते थे मुस्लिम प्लस यादव, MY, तो मुस्लिम प्लस यादव से अभी हो गया महिला प्लस नौजवान, यंग यूथ हो गया, इस तरह का चल गया नारा। ये सही है। सर, सत्ता में बीजेपी आए या फिर महागठबंधन, दोनों ही सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, जो लोक लुभावनी घोषणाएं हैं, उन सब के बीच अगर बिहार की इकोनॉमी की बात की जाए तो उसे किस स्थिति में आप देखते हैं? बिहार की इकॉनमी आंसू बहा रही है, क्या करूं, दैट वे जो है। कुल बजट ही 3.25 लाख करोड़ का है, टोटल बजट ही, ठीक है। अब 33% तो ऑलरेडी सैलरी पेंशन में जा रहा है। अब महिला स्कीम आ गई तो 33% मोर जो है वो इसमें चला जाएगा। 5,000 करोड़ तो उसी में जा रहे हैं। बिजली वाले जो 124 की बात हुई है, 124 यूनिट हम फ्री देंगे, फिर 3,000, फिर 9,000 करोड़ उसमें जा रहे हैं, पेंशन वगैरह में जा रहे हैं, दैट वे जो है। तो इकॉनमी तो ऐसी है। अब आजकल इकॉनमी तो क्या करो, पॉलिटिकल इलेक्शंस में इलेक्शन जीतना होता है। बस एक अच्छी बात यह है कि चूँकि उसकी गारंटी नरेंद्र मोदी के पास है और भारत सरकार मजबूत है फाइनेंशियली, राज्यों को सहायता कर सकती है, और भाजपा सरकारें जो वादा कर रही हैं, बिहार में जो वादा हो रहा उसको पूरा करेंगे तो ठीक है, काम चलेगा। बाकी इकॉनमी इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड शेप ऑब्वियसली। सर, बीते 20 सालों में हमने ये देखा है कि चुनाव से पहले किसी भी तरीके के किए गए लोक लुभावन वायदों या घोषणाओं का नीतीश कुमार ने हमेशा विरोध किया है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया? देखो, समय, हालात, सत्ता में रहने की लोकप्रियता और दिल्ली का रिमोट कंट्रोल, दोनों बातें हैं ना साथ में।
दिल्ली वाले जानते हैं उनकी प्लानिंग बेटर है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की स्ट्रैटेजी बेटर है, उनका आकलन बेटर है नीतीश कुमार से। उन्होंने असेस किया है कि बड़ी बड़ी योजनाओं के अलावा चुनाव जीतना संभव नहीं होगा। और फिर एक बात और है ना कि हैं तो सब वेलफेयर स्कीम्स, कोई गैम्बल तो नहीं कर रहे हैं ना, पैसा कहीं जुए में इधर उधर नहीं डाल रहे हैं, दैट वे जो है। और नीतीश कुमार ये बात सही है, वो मन को समझाया होगा। बहुत सारे फैसले मन को समझाने से होते हैं, बहुत सारे फैसले दबाव में होते हैं, तो थोड़ा दबाव भी हुआ होगा। पहले तो कैबिनेट में यही कहा करते थे कि मैं किसी हालत में फ्री बिजली नहीं दूंगा, किसी हालत में ये फ्री सुविधा नहीं दूंगा, सब देनी पड़ी। तो इसमें क्या है, 75% तो इससे मुझे नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है, उनका विज़न है, वो दिखता है। 25% मन को समझा लिया नीतीश कुमार ने। तो एज ए पैकेज जो है ये सब योजनाएं लागू हो रही। केंद्रीय विद्यालय ऑफ कोर्स ये भी एक मुद्दा ऐसा था, नीतीश कुमार सब खिलाफ थे इसके। कुशवाहा थे राज्य मंत्री शिक्षा के यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि सेंट्रल स्कूल चाहिए मुझे यहाँ पे। उन्होंने इनकार कर दिया नीतीश कुमार ने, कहा मेरे पास ज़मीन नहीं है। वो धरने पे बैठ गए, नहीं हुआ। अब चुनाव का वक्त आया तो उन्होंने वाया अमित शाह, वाया प्रधानमंत्री इस काम को करवाया। तो अब 19 जो है सेंट्रल स्कूल सैंक्शन हो गए हैं, दैट वे जो है। तो पार्ट ऑफ लाइफ है, टाइम इज़ ए हीलर, मन को समझाना पड़ता है। नीतीश कुमार इज नो एक्सेप्शन। उन्होंने देख लिया कि पहले मैं इनका विरोध करता था, आज समय की आवश्यकता है, वो ज़रूरत है हमारी, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द डे मान के उन्होंने इसको मंजूर कर दिया। जी सर, क्या नीतीश कुमार की लोक लुभावन घोषणाएं उनकी सरकार के एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड को दुरुस्त कर पाई? देखो, एंटी एस्टेब्लिशमेंट मैंने कहा ना कि बिहार में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो काम करें या न करें, नीतीश कुमार के प्रति आज भी लोगों के मन में सम्मान का भाव है, आदर का भाव है। वो मुख्यमंत्री रहें न रहें, उस आदर के भाव में कमी नहीं है। वोट चाहे उनको कम दें, हो सकता है, लेकिन आदर वो वहीं का वहीं है, दैट वे जो है। तो ज़्यादा नहीं था, और फिर स्वाभाविक तौर पे है, एक आदमी थोड़ा सा नाराज़ चल रहा है, थोड़ा सा डेफिसिट में, उसको आप इतनी सारी सुविधाएं दे देंगे, इतने सारे लोक लुभावन ये फैसिलिटीज़ दे देंगे, तो स्वाभाविक तौर पे होता है। तो ये कहा जा सकता है कि इट हैज़ बीन ए मेजर सोर्स टू कम्बैट एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर इन बिहार। जी सर, अगर किसी कारणवश एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल रिपीट होगा? चांसेस कम हैं। नीतीश कुमार कांट भी शिंदे, एक तो उम्र नहीं है और थोड़ा मेंटल मेकअप ऐसा है, और फिर उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अजीत पवार नहीं है वहाँ कोई, उसके लिए ज़रूरी है ना दो लोगों का होना, अजीत फैक्टर का होना और शिंदे फैक्टर का होना, और एक फडणवीस बीच में होना तीसरा फैक्टर। तो वैसे हालात यहाँ पे मतलब दैट वे नहीं है, दैट वे है। और आदमी क्यों सब करता है, ये सब करता है सरकार बनाने के लिए। वहाँ तो पहले ही सरकार बन रही है, तो कोई संभावना नहीं है कि कोई सरकार नहीं बने और उनको कोई महाराष्ट्र मॉडल जैसा कोई शिंदे तैयार करना पड़े, ऐसा लगता नहीं मुझे। चांसेस कम हैं, बाकी तो पता नहीं चलता है। कल को नीतीश कुमार के 50 अगर जीतते हैं, मान लो 25 आदमी अलग हो जाए, कोई शिंदे नया खड़ा हो जाए, तो बात अलग है। बाकी वो उस सूरत में है जब जो आरजेडी की तरफ जा रहा हो एक आदमी 50 आदमी लेके, रास्ते में मालूम पड़ा चेक पोस्ट पे स्टॉप, वापस आओ, 25 आदमी वापस आ जाएंगे, तो एक शिंदे खड़ा हो सकता है, रूल आउट नहीं है उसमें। लेकिन अभी अपेरेंटली ऐसा लगता नहीं है। जी सर, आखिर इस बार किन किन मुद्दों पर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और क्या आपको इन मुद्दों में कोई एक समानता भी दिखती है? समानता तो ये कि एक लोक लुभावन है दोनों तरफ के मुद्दे बेसिकली, ठीक है ना। और फेस वैल्यू पे अगर देखें, 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे 5 साल के अंदर। फिर ये महिला फैक्टर है, ये फिर महिलाओं का 35% वो है आपका रिजर्वेशन है। फिर 124 यूनिट बिजली महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा वो है आपके पास में जो है। फिर पेंशन बढ़ा देंगे, 400 से 1100 कर देंगे समथिंग, ऐसे छोटे मोटे पूरा पैकेज जैसे बना हुआ वो। तो लेकिन एक महिला ही और ये बिजली है, यही गेम चेंजर है। कांग्रेस ने बेसिकली कास्ट एंड रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन में भी क्या है 50% की सीमा हम तोड़ देंगे, ये कांग्रेस का कहना है रिजर्वेशन की। तो मोटे मोटे तौर पे इस तरह की स्थिति। जी सर, लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना को जो मेट्रो की सौगात दी, उसको आप कैसे देखते हैं? वो बहुत अच्छा कदम है। पिछली बार मैं पटना गया तो मेट्रो काम चल रहा था, तो मैंने भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी आ जाएगी। तो ये तो मानना पड़ेगा इसमें कि एग्जीक्यूशन जो है ना वो नरेंद्र मोदी का गजब है। और रेलवे में ऐसा आदमी ला के बैठा दिया उन्होंने, अश्विनी वैष्णव, जो खुद भी अपने आप में एग्जीक्यूशन मास्टर है, जिसे कहना चाहिए। क्रेडिट मिलना चाहिए रेल मंत्री को भी इसमें जो है। इतना बढ़िया हो गया, दिन में 20-25 फेरे करती है, 1.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रूट है वहाँ पे, दैट वे जो है। जा रही आ रही आकर्षण केंद्र बिहार के लोग जो गांव-गांव से मोतीहरी से आते हैं, कहीं दूर से आते हैं, वो सब आके देखते हैं उसको कि मेट्रो कैसी होती है। और मेट्रो सुंदर है, और चुनाव के समय बनाई गई तो और ज़्यादा सुंदर है, वंदे भारत की तरह, दैट वे जो है। तो एक अच्छा पॉपुलर मूव है, और इससे नरेंद्र मोदी का मैसेज भी जाता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम विकास करेंगे, हमारा विकास का एजेंडा है वहाँ पे जो है।
अच्छा इम्पैक्ट है इसका मेट्रो का। सर, कास्ट समीकरण और मुफ्त की स्कीम्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म जीएसटी रिफॉर्म लागू किया है। सर, सवाल ये है कि इस जीएसटी रिफॉर्म क्योंकि ये घर घर में इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या चुनाव में इसका इम्पैक्ट दिखेगा? एब्सोल्युटली 100% दिखेगा। बिहार कास्ट ओरिएंटेड है, सब कुछ है, इवन देन मेरिट काउंट्स। और अगर पैकेज है मान लो 4 लोगों का या महिलाओं का ही पैकेज है मान लो, और मैं कहता हूँ 70% महिलाएं जा रही हैं एक मुश्त वोट देने इनको, बीजेपी और इनको जो है, तो अब मान लीजिए 5% इसके भी आप ऐड कर लीजिए जीएसटी के अंदर, उसके अंदर 2.5 लाख करोड़ का है रिलीफ जिसे कहते हैं। और जहाँ 12% टैक्स था वो 5% टैक्स आ गया है। और कहाँ आया है, जिन चीज़ों पे आया है, आपके घर में अगर 10 चीज़ें आती हैं तो 99% चीज़ों पे वो रिलीफ लागू होता है आज जो है, तो हर आदमी प्रभावित हुआ, चाहे 100 रुपये सही, लेकिन बिहार के आदमी के लिए और कोई भी आदमी, पैसा सबको अच्छा लगता है, दैट वे जो है। अब टिकट जा रहे हैं यहाँ से जयपुर जा रहे हैं मान लो 300 रुपये लगते हैं, 200 रुपये लग रहे हैं, तो अच्छा लगेगा 100 रुपये, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार अच्छा है, फील गुड फैक्टर जिसे कहते हैं, अच्छा इम्पैक्ट। सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उसका कार्यकर्ता जो ज़मीन पर है हर जगह, वो बहुत ताकत है उनकी। और 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार वो नारा दिया कि मेरा बूथ बहुत मजबूत करके एक नारा दिया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। सर, इसका कितना इम्पैक्ट होगा? कार्यकर्ता मोबिलाइज होगा इससे? कोई देखो, एक तो नरेंद्र मोदी में जादू है, आप देखते हैं कुछ ही बोलते हैं कुछ भी करते हैं, पॉपुलर हो जाता है, नारा बन जाता है, वो जो है दैट वे अट्रैक्ट करते हैं। अब नमो ऐप पे कल उन्होंने जो है एक संवाद कर लिया इस तरह का डायलॉग जो है, और ये कहा बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि मेरा बूथ सबसे, उनका फोकस आजकल वही है कि बूथ को मजबूत करो। अमित शाह का फोकस भी यही था, नड्डा का फोकस भी यही था कि बूथ को मजबूत करो, ये कहा उन्होंने। और फिर साथ में और भी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि विद इन एनडीए जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं बूथ लेवल पे, उसको सॉर्ट आउट करो, बूथ इज़ द रूट कॉज ऑफ सक्सेस और फेलियर, ये उनका कहना है जो है। और फिर उन्होंने कहा कि एकजुट भारत एकजुट इंडिया, मतलब वो तो फिर उसी का एक्सटेंशन है। फिर ये भी कहा कि दिवाली 2 बार आ गई, इस बार जीएसटी की दिवाली आ गई, दूसरी दिवाली आ गई, वो तो एक उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। लेकिन एक अच्छा नारा था, चुनाव के समय एक नया नारा दिया उन्होंने, कार्यकर्ताओं को प्रभावित करेगा, कार्यकर्ताओं को बूथ की ओर जाने की प्रेरणा देगा, एंड दैट इज सक्सेस स्टोरी। जी सर, संयोगवश पीएम मोदी के लगातार सत्ता में रहने के इसी 7 अक्टूबर को सिल्वर जुबली मनाई गई थी। अब ऐसे में आम जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर से जो हम कह सकते हैं कि एक इमेज बनती है कि वो एक कामयाब प्रधानमंत्री हैं, एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं, और हम देखें कि इलेक्शन भी हैं बिहार में, तो मतदाताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑफ कोर्स फेस वैल्यू पे आपका रुतबा बढ़ता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है। अब नरेंद्र मोदी बिहार में कहीं संबोधित करने जा रहे हैं तो आम आदमी सोचता है कि अरे 25 साल से आदमी पावर में है, ये 12 साल से प्राइम मिनिस्टर है, और कितने धड़ल्ले से काम कर रहा है, कितनी मजबूती से काम कर रहा है। कभी पाकिस्तान को ठोकते हैं, कभी किसी को करते हैं, कभी रिलीफ देते हैं जीएसटी में, कभी कुछ करते हैं, कभी नक्सल को ठोकते हैं वहाँ जा करके। वो अमित शाह अलग हीरो बनने वाले हैं, देखिए आप ये। अब वास्तव में ऐसा लगने लग गया है कि 2026 में नक्सल खत्म हो जाएगा, दैट वे जो है। अभी कल परसों मैंने पढ़ा कि 5 करोड़ का फिर किसी के हेड पे उसको लाए हैं जो है पकड़ के, और बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो ओवरऑल क्या नरेंद्र मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, ठीक है, उसको प्रचारित करने का एक अवसर था कि आज हमारे शासन के 25 वर्ष हो रहे हैं। सरकार के प्रचार तंत्र में तो यही अवसर होते हैं जनता तक पहुंचने के, तो जनता तक इस पार्ट को भी पहुंचाया गया। सक्सेस स्टोरी जो नरेंद्र मोदी की है, भाजपा की है, जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं आज जो है, उसका जो एक्सटेंशन है उसके रूप में इसको बिहार में इसको पहुँचाया गया। तो अच्छी बात है, हर सरकार करती है। जी सर, चुनाव से ठीक पहले शेयर मार्केट में और इकोनॉमी में जो आज बूम देखने को मिला है, तो क्या सर इसका कोई असर बिहार चुनाव पर? ओवरऑल फील गुड फैक्टर, ओवरऑल खुशहाली जिसे आप कहते हैं। आप शेयर मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ है, इस तरह का जो है। कल ही में पढ़ रहा था किसी कंपनी का शेयर था 48% बढ़ गया, एलजी का था, किसका था, एक ओपनिंग डे वहाँ पे जो है। और प्रोजेक्ट्स की बात आप कर रहे हैं तो गूगल आ रहा है, $15 अरब का इन्वेस्टमेंट वो आंध्र प्रदेश में ला रहा है। गूगल इंडिया में सबसे बड़ा डाटा सेंटर, अमेरिका के बाद सबसे बड़ा डाटा सेंटर इंडिया में जो है। और दूसरी इन्फोसिस जो इंडियन कंपनी है, उन्होंने पढ़ा 1.2 अरब पौंड्स की डील जो है उसने ठेका जो है उसने ब्रिटेन में लिया है। और एक और वही डील हो रही थी गाड़ियों की, जो कम हुंडी जो है 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ पे आ रही है। तो नरेंद्र मोदी का भारत तो इसमें है कि जंपिंग है, जंपिंग पैड जिसे कहते हैं। और क्रेडिट किसको जाएगा? उन्हीं को जाएगा। तो ये तो आज मानना पड़ेगा, देखो आपको ऑल सेड एंड डन, कांग्रेस वाले भी मानेंगे इस बात को कि डेवलपमेंट की और जो इकोनॉमी की प्रोग्रेस की जो स्पीड है इस समय अद्भुत है। भाई यही पैरामीटर होते हैं, जीडीपी हो गया आपका, शेयर मार्केट हो गया, यही सब है। तो फैक्ट है ये कि इसमें इकोनॉमी बूम पे है।
जी सर, बिहार के इस चुनाव में आप पीके की एंट्री को कैसे देखते हैं और पीके की एंट्री से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? देखो, पीके तो क्या है, एक मृगमरीचिका है, गुगली है, रहस्य है। हैरानी की बात है कि आज बिहार के बारे में जब भी कोई बिहार के बाहर का आदमी बात करता है, पहला सवाल होता है पीके का क्या है वहाँ। मैं सुबह जा रहा था फ्लाइट में, तो मुझसे किसी ने कहा कि मेरे बगल में कोई बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि साहब, मैं किताब पढ़ रहा था बिहार की, तो उसने कहा कि साहब बिहार में क्या होगा। मैंने कहा भी नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। उसका पहला सवाल था पीके क्या होगा। ऐसे बाज़ार में जो चलते हैं बात करते हैं बिहार की पीके क्या होगा, तो पीके की उत्सुकता इतनी ज़बरदस्त है कि उत्सुकता अगर वोट में कन्वर्ट हो जाए तो पीके अकेला चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन होता नहीं है राजनीति में ऐसा। तो पीके क्या है कि पीके खुद के बारे में उत्सुकता, जागरूकता है, संगठन नहीं है उसके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके पास में, पैसे भी लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू बीजेपी एंड अदर पार्टीज़, दैट वे है। और एक और उन्होंने बड़ा नेगेटिव कदम उठाया, खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप बताइए, तो उनकी पार्टी तो जीत नहीं रही। जो कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं 116 डिक्लेयर कर दिए, पूरे करेंगे। और जो जहाँ जहाँ जो जीतेगा ना, वो कैंडिडेट अपने बल पे जीतेगा, बट क्रेडिट ऑफ कोर्स विल गो टू पीके, दैट वे है। लेकिन पीके का दूसरा ये है, इसका फ़ायदा उनको चुनाव नहीं लड़ने का, दैट वे है कि वो जा रहे हैं वहाँ पे फील्ड के अंदर, जाएंगे इधर जाएंगे उधर जाएंगे, दैट वे है। तो पीके इज ए मिस्ट्री, लेकिन ये तय है 31 मुसलमान खड़े कर दिए उन्होंने है। तो ये बात बिल्कुल तय है कि पीके का नुकसान जो है वो ज़्यादा आरजेडी कांग्रेस को होगा, कि एक तो मुस्लिम में बेल्ट में करेंगे, दूसरा क्या है कि भाजपा विरोधी जो वोट है उनको बांटेगा वो, और बीजेपी खिलाफ लड़ रहा है, आप देख रहे हैं, दैट वे है। तो कुल मिला के क्या है, पीके जिसे कहना चाहिए मिस्ट्री है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुल मिला के कि ये कोई 5, 7, 8 सीटें ही आ जाएँ तो आ जाएँ। इस तरह की प्रचार बहुत है, चर्चा बहुत है, उसका जो है आकलन हर लोगों का अलग अलग है। मेरा आकलन है कि 5, 7, 8 ऐसा आना चाहिए। बाकी लेट अस सी। बाकी है कि पीके इज ए सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी अक्रॉस द नेशन। सर, लेकिन एन वक्त पर प्रशांत किशोर ने चुनाव ना लड़ने का फैसला क्यों किया? उसका ये था मेन कारण, एक तो कि फील्ड में जाएंगे, सब पे फोकस करेंगे अपना। और जैसे मैंने कहा कि मैं इसको उचित नहीं मानता, उनके समर्थक भी निराश हैं इस बात से कि चुनाव लड़ना चाहिए था यार। चुनाव लड़ते हुए लोग भी जाते आते हैं, चुनाव जैसे आप बाहर हटते हो तो ऐसा लगता है आधी लड़ाई तो आप हार गए। लोगों का व्यू है अपना अपना, और दूसरे लोगों का व्यू ये है, मतलब क्या, चुनाव लड़ने से ऐसा लगता है एम्पावरमेंट है आपका। तो जनता में पीके जो है ना, एक एम्पावर्ड पीके दिखता है जनता में, वो जो दिखता है। और चुनाव नहीं लड़ता तो ऐसा लगता है एडवाइज़र के रोल में है। और वैसे उनका खुद का परसेप्शन और खुद का कैलकुलेशन ये है कि नहीं, मैं कॉन्स्टेंसी फोकस करूँगा, मैं प्रचार पे फोकस करूँगा, मुझे सत्ता में लौटने की जल्दी नहीं है। और ऐसा कुछ हो गया और मैं जीत गया तो ठीक है, वापस आ जाऊँगा, उसमें क्या इशू है मेरे लिए जो है। तो दिस इज़ सर, लेकिन जो बिहार के वोटर्स हैं उनमें एक आम धारणा अभी भी बनी हुई है कि पीके की पार्टी और पीके खुद वो बीजेपी की बी टीम है। आपका आकलन क्या है? सुनते हैं ऐसा, लेकिन लगता नहीं है। जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उनके चेहरे पे जो कन्विक्शन है, तो बी टीम नहीं है। लेकिन अगर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 5 आदमी की जरूरत पड़ी और 5 पीके के पास है, तो पीके ना थोड़ी कहेंगे, प्रेम से भी नहीं कहेंगे और वैसे भी नहीं कहेंगे। वैसे में चांस की बात है कि पीके के कैंप में कह रहा था, देखो हमारे इनकम टैक्स सरकार ने भेज दिया, नोटिस आ गया हमारे यहाँ, हमारी वाइफ के एनजीओ पे रेड पड़ गई है। और तो पार्ट ऑफ लाइफ है यार, पॉलिटिक्स में होता है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर एंड ऑल दिस। इसे क्यों इतना बुरा मान रहे हो? और ख़ुद वो कह रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह से। तो अच्छे संबंध हैं, बढ़िया है, 7-8 सीटें जीत के आ जाओ, ज़रूरत तो बीजेपी को पड़ेगी नहीं। अगर पड़ेगी और नीतीश कुमार ने कोई दाएँ बाएँ कुछ किया और कोई शिंदे विंदे खड़ा हुआ, वहाँ कुछ ऐसा करना पड़ा और साथ की वैल्यू हुई, ठीक है ना, तो पीके को बुला लेंगे, पीके ना थोड़ी कहेगा। सर, क्या आपको लगता है कि अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के चलते पीके का अंततः अरविंद केजरीवाल जैसा होगा? ये तो थोड़ा ज़्यादा है, नहीं हो, ईश्वर करे ऐसा। उनका अंत तो बहुत दुखद था, इन ए वे दुखद ही है, जेल में रहे और किया सारा उस तरह से जो है। पीके का इतना, हालांकि महत्वाकांक्षा है उनकी, और वो भी कांग्रेस का विकल्प बनने की सोचते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में इसीलिए बर्बाद हुए कि किसी ऐसे व्यक्ति का विकल्प बनना चाहते थे, दैट वे जो है, जो संभव नहीं था या भाग्य ने साथ नहीं दिया उनका, ये है। आदित्य हंसराय, इसको कोई रेफरेंस ध्यान है जो है, ठीक। तो विकल्प की बात है, तो वो भी कांग्रेस का विकल्प बनना चाहते हैं, ये जो है पीके। केजरीवाल विकल्प बनना चाहते थे। अगर पीके अपने इंटीग्रिटी वैल्यू सिस्टम को ऐसा ही रखते हैं तो ठीक है, उनके जीवन में ऐसी कोई त्रासदी नहीं होगी, जेल जाना करना इस तरह की बातें नहीं होंगी, दैट वे है जो कहा जाए तो। और लगता नहीं है कि ऐसा, बट ही शुड बी कॉशियस। लेकिन
उनको केजरीवाल अगर भाग्य में लिखा है उनका केजरीवाल बनना, तो इसमें 2-3 साल लगेंगे। आज ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ टू अर्ली टू से कि केजरीवाल बनेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम कि वैसा नहीं बने। जी सर, पीके ने कहा था कि जहां पहले से आरजेडी का मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा वहां पर वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। उन्होंने अपना वायदा तोड़ दिया, क्यों? और सर जो बिहार का मुस्लिम वोट है वो किधर जाएगा? 2 बातें हैं। वो कहते मैंने वायदा नहीं तोड़ा। मैंने तेजस्वी से कहा था कि बता देना समय से मुझे 9 तारीख से पहले, कि मैं पहले कहा था कि मैं 9 को अपनी लिस्ट डिक्लेयर करूँगा। उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया कितने मुस्लिम खड़े कर रहे हो। तो बोले मैं कब तक वेट करता। तो 31 मुस्लिम उन्होंने ठोक दिए अपने इलाके में 116 में से। ठीक है ना, अभी तो और सीटें भरनी है उनको, तो और भी मुस्लिम आ जाएंगे वहाँ पे। दैट वे जो है। और जैसे मुस्लिम आएंगे, आपका पहला सवाल उसमें था कि नुकसान किसको ज़्यादा होगा, तो आरजेडी को होगा, कांग्रेस को होगा। तो वोट तो नहीं कटेंगे ना। भाजपा विरोधी वोटों को बांटना प्लस मुस्लिम वोट को डाइवर्ट करना, तो उससे हो जाएगा। दैट वे जो है, तो वो अपनी जगह सही है जो है। और आरजेडी वालों को चूँकि फुर्सत अभी राहुल गांधी से ही नहीं है कि सहमति नहीं बन पा रही, तो इस तरफ कहाँ बात करेंगे। अभी टाइम ही नहीं उनके पास में जो है। हो गया वो तो टूट गया वादा। अच्छा, और सर अगर हम टिकट वितरण की बात करें तो कास्ट फैक्टर के सामने क्यों पीके को झुकना पड़ा? ये जीवन का सत्य है। ट्रेजेडी है और सत्य है, दोनों बातें हैं। पीके जैसे व्यक्ति को जो आदर्शों पर चुनाव लड़ना चाहता था, जो महंगाई, रोजगार मुद्दे, इस तरह के जो हैं, इन मुद्दों पे लड़ना चाहता था, डेवलपमेंट पे लड़ना चाहता था, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता पे लड़ना चाहता था, सांप्रदायिक सौहार्द पे लड़ना चाहता था, अल्टीमेटली उसको वहीं नतमस्तक होना पड़ा कास्ट कार्ड के सामने। ये इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे कहते हैं कि पीके को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन पीके की ये मजबूरी बिहार में हो सकती है ज़्यादा, और राज्यों में हर जगह कास्ट कार्ड इतना पावरफुल नहीं जितना बिहार के अंदर है। लेकिन फिलहाल तो बात सच है कि कास्ट कार्ड के सामने पीके जैसा पढ़ा लिखा, मूल्यों की बात करने वाला व्यक्ति भी नतमस्तक खड़ा है। सर लेकिन अगर ओवैसी की बात करें तो बिहार में ओवैसी तेजस्वी से 6 सीटें मांग रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस कोई भाव उनको नहीं दे रही, तो ऐसे में सर आरजेडी और कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का नुकसान नहीं होगा क्या? नुकसान है, लेकिन कुछ बातें इनएविटेबल होती हैं, रोक नहीं सकते। अब कांग्रेस की दुविधा है कि हम ओवैसी का हाथ पकड़ते हैं, साथ खड़े होते हैं, तो हमारा भी प्रो मुस्लिम इमेज ऐसी बन जाएगी, बीजेपी वाले खा जाएंगे बिल्कुल ही। अब ठीक, ओवैसी जो हैं अभी तो राष्ट्रवादी मोड में हैं। अभी उन्होंने पहलगाम के मुद्दे पे जो है ना पाकिस्तान की आलोचना की। विदेश गए तो भारत सरकार की लाइन को टो किया उन्होंने, वहाँ भी आलोचना की, पाकिस्तान के इस्लामिक देशों के सामने भी आलोचना की। लेकिन आज भी जो चेहरा है ओवैसी का, वो हार्डकोर मुस्लिम चेहरा है। कांग्रेस उनसे अलाइन नहीं कर सकती, इसलिए कांग्रेस ने रुचि नहीं ली। अब वो क्या है कि वो बदले की भावना पर उतर आए हैं। वो कहते हैं कि आई टीच यू लेसन, दैट वे जो है। और वो कहते हैं बहुत महंगा पड़ेगा आपको, आपने मेरे को 6 सीटें नहीं दी, मैं 60 सीटों पर आपका नुकसान करूँगा। तो भाग्य की बात है। और फिर वही बात है, अल्टीमेटली वो 4, 6, 8 जो भी सीट जीत के लाते हैं, अगर वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गेट पे, अमित शाह के गेट पे खड़े मिलेंगे आपको, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। दैट वे जो है, तो फिलहाल तो ओवैसी का जो नुकसान है डायरेक्ट, वो कांग्रेस और आरजेडी को है, ऐसा लगता है। जी सर, सीमांचल की मुस्लिम बहुल 24 सीटों का आखिर आप क्या भविष्य देखते हैं? और असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो उनकी क्या भूमिका नजर आती है? इम्पॉर्टेंट है, जिसे कहना चाहिए ये अपना एक नैरेटिव अलग है 24 सीटों का, जिसे कहते हैं इट विल रीशेप द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इन द कमिंग डेज। ओवैसी को एक पास्टर लैंड होती है, जो दिख गए वहाँ, घुस गए वहाँ पे वो, तो कहते हैं बिहार में 19% मुस्लिम है, मैं उनका नेता बनना चाहता हूँ। और वो कहते हैं मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ से मैंने अपनी राजनीति शुरू की है, के साथ न्याय नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं पॉलिटिकली, दैट वे जो है। तो जा रहे हैं वो, लेकिन ऐसी कोई एनडीए ख़राब नहीं है। पिछले साल 10 सीटें आरजेडी को मिली थी, 9 एनडीए को मिली थी। अब भी ऐसा है ना, पोलराइजेशन अगर होता भी है ना, तो हिंदूज़ आर नॉट इन लेस मेजोरिटी एक्सेप्ट इन सर्टन एरियाज़। तो ठीक है, आपकी राजनीति उछाल खा रही है अभी जो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए और ये दूसरी पार्टी जो है आपकी नीतीश कुमार की, ये पिट जाएंगे वहाँ, ऐसा नहीं है। सर मैंने सुना है कि हाल ही के दिनों में एक समारोह हुआ था, मुस्लिम समारोह में नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये द कंपनी यू कीप, आजकल भाजपा वालों की संगत में है, उनका रिमोट कंट्रोल वही है, दैट वे। तो मन में सोचता है ना क्या कि नया पंगा क्यों लो, क्यों नाराज़ करें इनको, अपने अलाई हैं। और उनको मालूम है कि भाई इस तरह से बीजेपी वाले टोपी वोपी नहीं पहनते हैं, समारोह में जाकर प्रधानमंत्री भी नहीं पहनते हैं, पहले कभी था तो नहीं पहनी थी, दैट वे जो है। तो ही इज़ प्लेइंग सेफ, इतना ही है इसका ज़्यादा। और दूसरा उनको ये भी लगा होगा मन में कि मुस्लिम वोट्स अभी भी जो है उनका झुकाव जो है तेजस्वी की तरफ है, लगा होगा ऐसा, दैट वे। और कई बार ये भी होता है, तबीयत ठीक नहीं होती आदमी कहता है चलो जल्दी चलो यार, ख़त्म करो फंक्शन,
टोपी वोपी बाद में पहनेंगे, ये भी होता है टाइम्स। आदमी सोच के कुछ आता है फंक्शन में, मैं ये भाषण दूंगा, ये करूँगा, फिर लेट हो जाता है, फिर आयोजक कहते हैं साहब ये 3 चीज़ें बाकी रह गई हैं जो है, वो कहता है अभी तो मैं जा रहा हूँ यार, अगली बार देखेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। सर, आपको लगता है कि इस बार के बिहार चुनाव में चिराग पासवान एक दलित वर्ग के हीरो की तरह उभरे हैं? सही है, हीरो थे वो। उनका हीरो का जो इमेज है, जो नैरेटिव है, वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो जिसे कहना चाहिए मजबूत हुआ है, दैट वे जो है। और आप देखिए 5-5.5% वोट तो हैं उनके पास, और अब जिस तरह से उनका मान मुनब्बल क्या होता है, इस तरह से हुआ है उनका मनोहार, और ये सब हुआ है चुनाव में। चाहे वो स्टेज मैनेज्ड ही था, ये दिखाना कि हम मना रहे हैं उसको, वो मान नहीं रहा है, वो एक पल के लिए मान भी लेते हैं, तो उससे उसका ग्राफ, उसका शेयर जो है ना बढ़ा है मार्केट में, दैट वे जो है। और ये जो चुनाव ख़त्म होगा, और इसमें चूँकि आई होप दिस चिराग विल परफॉर्म बेटर, हिज पार्टी विल परफॉर्म बेटर, तो उसका जो बेस है एज ए दलित लीडर जो है ना, वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यू कैन से ही कंटिन्यूज टू बी हीरो ऑफ दलित्स इन बिहार। सर, चिराग पासवान को 29 सीटें दिए जाने से जो सहयोगी दल थे उनमें विरोध, असंतोष नजर आया। अंततः क्या लगता है, एक बार फिर से जो सभी सहयोगी दल हैं एकमत हो जाएंगे? निश्चित हो जाएंगे, एकमत हो ही गए ना। कल आप देखा सबके क्या बयान आए, एक जैसे बयान जो है। ऐसा लगा, मैंने कहा था ना आपको, एक व्यक्ति टाइप कर रहा है बैठ के उसको, एक ही व्यक्ति कह रहा है बोलो इसको, राष्ट्र हित में बोलो इसको जो है। और बोला सबने कि हमारी आस्था है और हम एनडीए के साथ खड़े हैं, देश के विकास में खड़े हैं हम जो है। तो वो सब ठीक है। मैंने कहा ना, लॉन्ग रोप देती है पार्टी, दिल्ली वाले खुद भी, कि चलो थोड़े दिन कर लो, फिर बाद में आना वही है लौट के जो है। सो नथिंग टू वरी। जी सर, पिछली बार नीतीश कुमार को रोकने में असफल रहने के बाद क्या इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार को रोक पाएंगे? नहीं, इस बार कहानी डिफरेंट है बिल्कुल। कहानी चिराग पासवान के हाथ से निकल गई है जो है। कहानी अमित शाह के हाथ है, कहानी नरेंद्र मोदी के हाथ है। चिराग पासवान का रोल बस अपनी जो सीटें जितनी जीतेंगे, वो जो मैक्सिमम सीटें 38 की बात पिछली बार आई थी, उसके प्रपोर्शनेट देखें तो, लेकिन कभी कभी प्रपोर्शनेट चीज़ें लागू नहीं होती हैं लोकसभा विधानसभा की। लेकिन जो भी जीतते हैं वो 10 जीतते हैं, 15 जीतते हैं, 20 जीतते हैं, जो भी हैं, तो बीजेपी के डिस्पोजल पे है, दैट वे जो है। तो नुकसान करने नहीं करने का कोई खास मुद्दा नहीं, उनके हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं है। उनके कमांड अमित शाह के हाथ है, दैट वे जो है। वो जितनी सीटें जीतेंगे तो उन्हीं के उस पर चरणों में रखेंगे, दैट वे। उनको ज़रूरत होगी तो लेंगे, नहीं तो ठीक है, अपने केंद्र में मंत्री रहो, अपने चलो आराम से, बी ए गुड एंड डिसिप्लिन्ड एलाई, इसमें क्या दिक्कत है। यू आर यंग मैन, लॉट ऑफ फ्यूचर इज़ देयर फॉर यू। अब इससे ज़्यादा उत्साह मुख्यमंत्री बनने की कहाँ लालसा है अभी जो है, अभी दूसरे काम करो, दैट वे जो है। सो दिस इज़ ऑल। तो कोई नुकसान की वो नीतीश को नहीं रोक पाएंगे। नीतीश जितना है उतना ही रहेगा, वो तो अपने बूते आएगा। और ये अपेरेंटली दिख ही रहा है ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है। और अगर बन भी रहे होंगे और उसका मजबूरी ऐसी हो भी जाएगी, कोई मान लो आपातकाल में, ठीक है ना, उसका फैसला मोदी शाह करेंगे, चिराग पासवान नहीं करेंगे। तो उनका लिमिटेड सा रोल है। सर, अगर 9 अक्टूबर की बात करें तो पिछले 9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती की कमबैक रैली में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। क्या उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का पुनर्जन्म आप इसे देखते हैं? और सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, वो ये कि क्या इसका असर, क्या इसका प्रभाव बिहार चुनाव पर भी नजर आएगा? बिहार पे ज़्यादा नहीं होगा। दिस इज़ टू लेट फॉर मायावती टू एंटर इनटू द फ्रे, जिसे कहते हैं। और आपने कहा मायावती का पुनर्जन्म हुआ, तो वो भी मुझे उस दिन तो यही लगा था जब रैली हुई, इट वॉज ए सरप्राइज मूव। 1-1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग उस दिन आए वहाँ पे। बाद में मालूम पड़ा थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड रैली भी थी, गवर्नमेंट का थोड़ा हिस्सा था, मॉरल सपोर्ट था रूलिंग पार्टी का, दैट वे। वहाँ पे जो है तो 1-1.5 लाख लोग आए वहाँ पे। तो उस दिन जो उत्साह था मन में लोगों के मायावती कैंप के अंदर कि मायावती इज़ बैक, कम बैक रैली, तो आज 15-10 दिन हो गए हैं, तो ऐसा कोई लगा नहीं उसके बाद में उसके आसपास को वर्कर्स का उत्साह आया हो, या उनके मन में कोई उछाल आया हो ऐसा, या वो भाग के निकली हो कि चलो तलवार लेके बिहार चलते हैं या और करते हैं, ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई घटनाएं बस एम ही हो जाती हैं जो है। तो मायावती की जो रैली थी ना, वो उस तरह का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट अभी छोड़ नहीं पाई। लेकिन घटना बड़ी थी, पहली बार थी, और उसने सरप्राइजिंगली जो है योगी के लिए अच्छा बोला, कांग्रेस पे अटैक किया, अखिलेश पे अटैक किया, दैट वे जो है। और वो धारणा तो है ही कि जब बहन जी की अगर सीटों की ज़रूरत पड़ गई कभी, तो बहन जी अमित शाह को ना थोड़ी कहेंगी, खत्म। सर, इसी बीच अमित शाह ने कहा कि बिहार में 4 बार दीपावली मनेगी, इसका मतलब क्या है? हाँ, उत्साह में कहा उन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 बार दीपावली है, ठीक। उन्होंने कहा एक तो जीएसटी की दीपावली थी नवरात्र के पहले दिन, और एक
ये दीपावली हम 160 सीट से जीते करेंगे, दिवाली मनाएंगे इसको। 160 का पीएम ने नहीं कहा, लेकिन भी जीतेगी सरकार, एनडीए जीतेगा। और वहाँ पे अमित शाह ने कहा था कि पहली तो राम मंदिर की दीपावली अयोध्या की थी, जेन्युइनली पूरे देश ने मनाई उसको। दूसरा 75 लाख महिलाओं को जो पैसा ट्रांसफ़र किया नरेंद्र मोदी ने बिहार में, वो थी। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि ये जीएसटी था, खुशी थी। और चौथा बोले 160 सीट हम जीत के आएंगे तो दिवाली मनाएंगे। तो लेट्स होप एंड वी ऑल गुड लक एंड गुड विशेस टू दिस थॉट। सर, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से 243 सीटों में से 160 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका आकलन इसको लेकर क्या कहता है, संभावना कितनी है इसकी? आकलन क्या है कि कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए और टारगेट को एक फोकस करने के लिए आदमी ऐसा नंबर देता है जिसको आदर्श नंबर होता है, आइडियल नंबर होता है। तो ये सोच के अमित शाह ने 160 का आंकड़ा रखा है उनके सामने जो है, और 142 पे वैसे लड़ ही रहे हैं वो जो है। अब एग्जैक्टली 160 आते हैं कि 140 आते हैं नहीं कहा जा सकता, लेकिन मन का भाव यही होता है सीनियर लीडरशिप का कि आंकड़ा ऐसा दो कार्यकर्ता दौड़े, उसको लक्ष्य है, एक लक्ष्य होना चाहिए सामने। 160 का लक्ष्य है, लेट्स सी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ साथ जेपी नड्डा भी बिहार चुनाव में काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं फेस ऑफ द कैंपेन दैट वे जो है 8 बार तब तक जा चुके हैं। अमित शाह भी 8 बार जा चुके हैं, जेपी नड्डा 6 बार जा चुके हैं, और एक क्रम जारी रहेगा। एक्चुअली क्या नहीं, ये एक तरह से चुनाव की दृष्टि से एक बड़ी वीआईपी त्रिमूर्ति है। ये प्रधानमंत्री हैं, मतलब नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब जगह जाते हैं। लेकिन इस समय जो लीडरशिप है बीजेपी की, जो शीर्ष लीडरशिप है, जो इन तीनों से जानी जाती है, वो बहुत ही एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छा जिसे कहना चाहिए तालमेल है, सामंजस्य है, और तीनों की विचारधारा और तीनों का जो वेवलेंथ है, थिंकिंग है, जो कहना चाहिए, वो सारा का सारा बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक जैसा है, पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परसेप्शन है मार्केट में वो बहुत अच्छा है इस अलायंस के बारे में, तीनों के वर्किंग के बारे में जो है। तो इनका रोल है, लेकिन बेसिकली जो सबसे लीड रोल है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि चेहरा उनका जो बिकता है बाजार में। सर, आखिर बिहार विधानसभा चुनाव जीतना प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए कितना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स देखो, चुनाव हर चुनाव युद्ध की तरह होता है, और अमित शाह हमेशा कहते हैं कि हर युद्ध को जीतना है। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं, हर युद्ध को जीतना है, पराजय उनको स्वीकार नहीं है। और नरेंद्र मोदी की किताब में असंभव नहीं है, कई दफ़ा तो कहते हैं ना कि चुनौती को चुनौती देना मेरा काम है, दैट वे जो है। और आगे फिर सारा सर्वाइवल है आपका, पॉलिटिकल सर्वाइवल है। आगे चुनाव है, देखिए बंगाल में चुनाव है, फिर केरल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, पांडिचेरी में चुनाव है, दैट वे जो है। तो मनोबल तो बनता है ना खुद का, कार्यकर्ताओं का भी। और वैसे भी क्या है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए तो हर चुनाव को जीतना ज़रूरी है, और उनके लिए जो 5 साल का समय होता है चुनाव जीतने के बाद, वो भी हर दिन चुनाव की तैयारी जैसा होता है। तो इसलिए इनके लिए, या कहीं कि इनका पैशन है हर चुनाव जीतना, तो उसी पैशन को आगे बढ़ाने के लिए इनका ये है कि इस चुनाव को भी जीतना है। सर, हरियाणा और दिल्ली के बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव में आरएसएस का रोल क्या होगा? आरएसएस का रोल मेजर रोल है, जैसे ग्राउंड लेवल पे होता है, ग्रास रूट लेवल पे होता है। जिस तरह से जो है ऑपरेशन त्रिशूल का नाम दिया उन्होंने, त्रिशूल के नाम से आरएसएस काम कर रहा है। हज़ारों कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, सैकड़ों टोलियाँ काम कर रही हैं वहाँ पे जो है। आरएसएस पूरी तरह से एक्टिव है। और एक्चुअली क्या है कि लोकसभा चुनाव के इसमें थोड़ा संशय हुआ था, 240 की बात आई थी, उसके बाद से तो हर राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं आरएसएस पूरा एक्टिव है, बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और इसीलिए विक्ट्री आ रही है सब। तो बिहार की जीत जो होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ साथ आरएसएस का भी एक रोल होगा। इस तरह से जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, आरएसएस प्योरली एक्टिव है, इस तरह से कम्प्लीटली एक्टिव है इस चुनाव के अंदर। सर, मैंने सुना है कि आरएसएस ने बिहार और बंगाल दोनों राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है, इसको लेकर आपका आकलन? हाँ, यू आर राइट। उनका जो नॉर्थ है, मतलब बिहार है, इनका तो बेसिक पर्पज है कास्ट जो है ना, वो हम कास्ट को कंसोलिडेशन करें विद व्यू टू रिलीजियस मोबिलाइजेशन। जो हमारा कास्ट का जो कंसोलिडेशन होगा उसका रिलीजियस बेनिफिट मिलना चाहिए, यही कहीं उनका बिहार के अंदर है। थोड़ा सा डिफरेंट है बिहार में, क्या है कि हम धार्मिक इवेंट्स करेंगे कास्ट के बजाय जो है, और धार्मिक इवेंट्स से करके हम वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस इन दो राज्यों के बीच में, उनके चुनाव प्रचार की जो स्टाइल है या जो मोडस ऑपरेंडी है, उसका ये अंतर है। सर, अब तक के ओपिनियन पोल्स क्या संकेत दे रहे हैं सर बिहार चुनाव में? वो तो क्लियर स्वीपिंग मेजोरिटी बता रहे हैं एनडीए की। अभी एक सर्वे हुआ था तो उन्होंने कहा 49% वोट तो एनडीए को मिल रहे हैं और 36% गठबंधन को मिल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ सीट जो है बीजेपी बता रहे हैं कि भाई 75-80 सीट बीजेपी को आ रही है,
दूसरे ने कहा कि 80-85 सीट आ रही हैं दैट वे जो है, और इनकी 60-65 आ रही हैं जेडीयू की, और आरजेडी की 60-65 सीट बता रहे हैं, 8-10 सीट कांग्रेस की बता रहे हैं। तो मोटे तौर पे क्या है कि स्वीपिंग विक्ट्री हो एनडीए की, ऐसे संकेत मिल रहे हैं सर्वे से। सर, आखिर एन वक्त पर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली? रिक्वायरमेंट थी और अमित शाह ने ज्वाइन करवाई, इसलिए करवाई कि वो लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा और ये आपस में। पिछले चुनाव में उनके सामने खड़े हो गए थे कुशवाहा के सामने, कुशवाहा हार गया था, तो राजपूत वर्सेस कुशवाहा वोट्स का एक कन्फ्रंटेशन बना था और बिहार का चुनाव सिर पे था। तो कहा भी ठीक है, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, आठों सब साथ साथ चलो दोनों मिल के जो है। तो आ गए, उनके राज्यसभा की सीट अपनी जगह है और ये इनका काम अपनी जगह, बीजेपी में ज्वाइन कर लिया इन्होंने आकर के। तो देयर इज ए कंप्लीट पीस बिटवीन द टू कैंप्स, ये पर्पस था इसका। सर, कई राज्यों में बीजेपी ने फिल्म स्टार, लोक गायकों को टिकट दिया था। अब बिहार में युवा गायिका है मैथिली ठाकुर, उनको टिकट दिया है, तो इसका कितना फ़ायदा मिलेगा बिहार चुनाव में? फ़ायदा ये है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, और एक मोरल बूस्टर होता है, वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज भी जाता है, और ये स्टार्स वगैरह गायक पॉपुलर तो होते हैं पब्लिक में, और एक यंग फेस है, और उसने बयान भी अच्छे दिए हैं। उसने कहा है कि मैं तो बदलाव करने आई हूँ, बदलाव चाहती हूँ, और मैं गांव जाके काम की ओर लौटना चाहती हूँ। तो नरेंद्र मोदी का एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल एक यंग अनजान व्यक्ति को, साफ सुथरे आदमी को टिकट देना, राजनीति में एक शुद्धिकरण का एक चैप्टर ऑन करना, या ये कहना कि भाजपा हार्डकोर पॉलिटिक्स से हट के, कास्ट क्रीड इस सब से हट के जो है ना, मेरिट के आधार पर टिकट देते हैं जो है। तो टिकट दिया उन्होंने, इसका अच्छा मैसेज यंग जनरेशन बिहार की जो है, खास करके वेमेन जो है, उसमें इसका अच्छा मैसेज है। सर, चुनाव से ठीक पहले महिला कार्ड की तरह बीजेपी ने खेला 62,000 करोड़ का यूथ कार्ड। क्या ये सचमुच कारगर साबित होगा चुनाव में? ऑफ कोर्स, आप देखिए अब जो उसमें 62,000 करोड़ का जो बजट है, तो 60,000 करोड़ से तो क्या 100 IITs बनेंगे, 4 यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, और उसमें आप देखिए कि 5 लाख युवक ऐसे हैं जिनको 2 साल तक 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा। तो यूथ मोबिलाइजेशन है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ, ये इसका टारगेट है। चुनाव के समय हुआ है ये, तो निश्चित तौर पे एक माहौल बनता है। जो पहले मैंने इसका नारा बदल गया यहाँ पे, और महिला प्लस यूथ हो गया है, उसको देखते उसकी पृष्ठभूमि में 62,000 करोड़ का जो पैकेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, इट्स ए वेलकम पैकेज। सर, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए भी 35,000 करोड़ का विशेष पैकेज जारी किया, तो उस चुनाव में उसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। देखिए, महिला है, किसान है, जो कहा ना बीजेपी जो 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, ये मोदी, मंदिर और महिला, दैट वे जो है। तो ये कृषि भी एक उसका पार्ट है, कंपलसरी कंपोनेंट है इलेक्शन की स्ट्रैटेजी का जो है। तो किसान के प्रति 35,000 करोड़ का पैकेज निश्चित तौर पे इसकी सराहना है एग्रीकल्चर वर्ग में जो है। और हो क्या रहा है, 2 बड़ी स्कीम्स उन्होंने अनाउंस करी हैं इसके लिए जो है, और 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट छांटे हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो कंपेरेटिवली पुअर है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट जो है उनको मजबूत करेंगे, और किसान को जो है ना उत्तम तकनीक के जो है ना ये यंत्र और टेक्नोलॉजी जो है ये प्रोवाइड करेंगे। और एक तरह से देखा है तो अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ जो हैं कंट्री में, उनका है एक अच्छा प्रयास है, और बिहार के किसानों में भी इसका अच्छा मैसेज गया है। सर, वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी खोल देने जैसा फैसला आप कैसे देखते हैं? ठीक है, लोकल प्रतिभाओं का सम्मान है, और ये तो चुनाव से काफ़ी पहले ही हो गया था दैट वे जो है, और बिल्कुल मेरिट पे फैसला हुआ है। कर्पूरी ठाकुर का एक नाम है बिहार में, सोशल आंदोलन के जो सूत्रधार थे, और बड़े सम्मान और आदर की निगाहों से उसको उनको देखा जाता है। ऐसे में उनको सार्वजनिक सम्मान देना एक अच्छा प्रयास है कि ग्रास रूट पे जो टैलेंट है, जो समाज के लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने उसी दिशा में यह कदम उठाया, और इसकी सराहना हुई बिहार में। सर, विपक्षी दलों ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक लंबी लड़ाई लड़ी है। आखिर दोनों पक्षों के लिए नतीजा क्या निकला, और क्या ये मुद्दा अब सेटल होने के बाद भी विपक्ष इसका विरोध आगे भी जारी रखेगा? जिसे कहना लर्निंग इज़ ए लाइफ, लाइफ इज़ ए लर्निंग, आप यूँ कहिए। तो चुनाव आयोग ने भी कुछ बात सीखी इससे। सबसे बड़ी बात सीखी कि टाइम प्रॉपर देना चाहिए, टाइम बहुत कम था इस बार। दूसरा जो है ना, इसको टेक्निकली और IT के हिसाब से और साउंड करना चाहिए प्रोसेस को, डिजिटल प्रोसेस, इट शुड बी मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। वैसे चुनाव आयोग ने इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा जो है, मेरिट पे लड़ा, और सारे देश ने देखा इसको, सुप्रीम कोर्ट ने देखा दैट वे जो है। और अब रही बात कि आगे क्या जारी रहेगा कि नहीं, तो विपक्ष को तो एक अच्छा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष में भी इसके 2 टुकड़े हैं, राहुल गांधी एंड अदर्स में इतना उत्साह नहीं है इसके लिए, जैसे तेजस्वी वगैरह हैं, इनका इतना उत्साह नहीं है। राहुल गांधी समझते हैं कि इमोशनल मुद्दा है, और एक तरह से सब विपक्षी दलों को जोड़े रखने की एक तरह से गोंद का काम करेगा ये मुद्दा जो है।
अब आगे केरल में चुनाव है तो वो इसका विरोध करेंगे, चेन्नई में है चुनाव वो इसका विरोध करेंगे। तो इस नाते क्या विपक्षी एकता कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई देती है किसी न किसी मुद्दे पे। दिस इज़ ऑल। बाकी कोई ये कैंपेन पिकअप करे इसका ऐसा नहीं लगता। सर अब बिहार में तो हो गया, क्या अब आगे चुनाव आयोग बंगाल में भी SIR के एक्सरसाइज को लागू करेगा? ऑफ कोर्स 2 नवंबर से प्रोसेस चालू हो रहा है वहाँ पे। अब इससे क्या कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा थोड़ा वहाँ, पर व्हाट टू डू, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है, मोर और लेस डिसाइड कर चुका है, थोड़ा बहुत है वो डिसाइड हो जाएगा। और अभी तक का इंडिकेशन क्लियर है कि जो सारा प्रोसेस था वो लेजिटिमेट था, कहीं इसमें कोई मेजर इरेगुलरिटी नहीं थी। तो बंगाल में भी होगा ये, लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के मातृश्री को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गाली दी गई, क्या इसका असर, इसका नुकसान विपक्षी पार्टी को होगा इस चुनाव निश्चित में? तौर पे होगा। बिहार के महिलाओं में एक हर्ट सेंटीमेंट है इसका, क्या ये क्या तरीका है, होता है ना जैसे एक तरह से। अब कांग्रेस ने बहुत सफाई दी लेकिन सफाई चली नहीं, क्योंकि जिस मंच से गाली दी गई, चाहे उसमें राहुल गांधी मंच पे नहीं थे जो है, लेकिन मंच वही था, आरजेडी का था, कांग्रेस का मंच था, तो आप उससे नहीं कर सकते। फिर माफ़ी नहीं मांगी, बड़प्पन इसमें था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, बजाय माफ़ी मांगने के तर्क वितर्क हुआ इस मुद्दे पे। तो एट द एंड ऑफ द डे विपक्ष इज़ ए लूज़र ऑन दिस पॉइंट, और एक बैठे उठाया मुद्दा उन्होंने अननेसेसरी बीजेपी के हाथ में दिया जो है। और बिहार की महिलाओं में इस मुद्दे का प्रभाव है, ये आपको आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। आने वाले चुनाव में तो 10,000 का प्लस जो वुमेन वेलफेयर है वही काफ़ी है, लेकिन इसका भी प्रभाव है। इससे एक क्या है कि प्रधानमंत्री अब जो भाषण देने जाएंगे, या जो रूलिंग पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके प्रति क्या है ना एक सहानुभूति और सद्भाव का भाव पैदा होता है महिलाओं के मन में, और विपक्ष के प्रति क्या है ना एक थोड़ा सा घृणा का हो या थोड़ा सा एक गिरावट का भाव पैदा होता है दैट वे। लेकिन आपका सवाल अपनी जगह है कि ये जो माँ की गाली देने वाला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इससे पॉलिटिकली विपक्ष को नुकसान है, एंड दे हैव कमिटेड एन एरर ऑफ जजमेंट, ऐसा मुझे लगता है। सर पिछले दिनों सीजीआई पर एक वकील के द्वारा जूता फेंकने की शर्मनाक घटना सामने आई थी, इसे आप कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर ने आगे बढ़ के कहा, उन्होंने पहल की, उन्होंने फ़ोन लगाया उनको, अपना कंसर्न शो किया, बाकायदा बयान जारी किया कि ये घटना निंदनीय है और समाज में इन घटनाओं के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है, दैट वे जो है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट बहुत ट्रेजिक है। आप देखिए देश में कानून की क्या स्थिति है। अब हर बड़ा आदमी कोर्ट में जाने से कतराता है, तो सीजीआई ने भी FIR दर्ज नहीं की उसके खिलाफ में, और वो स्कोर्ट फ्री निकल गया वो व्यक्ति वहाँ से जो है। और उसके बाद उसे इंटरव्यू दिए बाकायदा, और बयान दिए, और ये कहा फिर मुझे मौका मिला, ईश्वर ने कहा तो मैं दोबारा ऐसा करूँगा, मैं सनातन का अपमान सहन नहीं कर सकता। तो क्या है कि भले ही सीजीआई ने FIR नहीं दी हो, कुछ नहीं की हो, लेकिन देश के पढ़े लिखे वर्ग में ना इसका एक गलत मैसेज गया है उस व्यक्ति के प्रति या ऐसी फोर्सेस के प्रति। अनफॉर्चुनेट है, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने ठीक कहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सभी संस्थाओं पे, सभी विंग्स पे किसी एक केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण नहीं रहता। कुछ लोग क्या फ्री फॉर ऑल होते हैं, वो चाहे जो लिखते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे जो करते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये है कि ये घटना गलत है, ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए, और भले उन्होंने FIR दी या नहीं दी है, ऐसे प्रयास होने चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी तरह से उसका दंड मिलना चाहिए। सर राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, कितनी सफल नजर आ रही है आपको? देखो यात्रा, हर यात्रा अपने आप में सफल होती है, खाली डिग्री का फ़र्क होता है कि 10% सक्सेस है कि 100% सक्सेस है। यात्रा का मतलब होता है धरती पे चलते उस अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचना, जनता तक पहुंचना, और इसकी तारीफ़ होती है। आदमी सुख दर्द सुनता है उनके, दूर कर पाता नहीं कर पाता, पर ये तो विपक्ष में है ना, इनसे अपेक्षा भी नहीं है कि कुछ दुख दर्द ये दूर करेंगे। तो उस टू दैट एक्सटेंट है ना यात्रा सफल थी कि पहुँचे लोगों तक, और एक तरह से इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसी का एक्सटेंशन था। लेकिन इस यात्रा से अगर आप समझें कि कोई वोट बढ़ गए हों या नए वोटर जुड़ गए हों, ऐसा नहीं है। खाली पार्टी का जो ब्रांडिंग है या मोराल बूस्टर है लोकल वर्कर्स का, उसके लिए यात्रा ठीक थी। बाकी इस यात्रा का इन टर्म्स ऑफ बिहार के पॉलिटिकल अपन उसमें देखें कि कोई डिसाइसिव कोई उसका कंट्रीब्यूशन आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। सर बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जनता के वोट पाने के लिए अलग अलग यात्राएं निकाली, तो क्या ये गठबंधन टूटने की शुरुआत है या कांग्रेस इससे आगे का कुछ सोच रही है ना, मैंने कहा ना, कांग्रेस डिसऑर्गेनाइज तो है ही। राहुल गांधी इज ए सोलो पर्सन, ठीक है ना। संगठन में सब साथ चलें, टीम के रूप में चलें, ऐसा हो नहीं पाता है। कभी विदेश चले जाते हैं, कभी किसी और कारण से है। अभी दक्षिण अमेरिका चले गए 15 दिन के लिए, दैट वे जो है। तो आप देखते हैं, तो यात्राओं में भी ऐसा मतभेद था। फिर यात्रा उन्होंने रद्द कर दी, और यात्रा रद्द करने के कारण ये था कि तेजस्वी के मन में था कि मुझे डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हो CM कैंडिडेट, करना चाहिए आपको जो है।
तो ऑल इज़ नॉट वेल स्टिल बिटवीन द टू पार्टीज़, और ये जो अलग यात्रा निकली उसी का एक प्रतीक है। सर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की वोट चोरी की जो आरोप लगे थे उसको लेकर एक याचिका लगाई गई थी कि इसकी जांच कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने कहा कि SIT बनाने की कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए। आपका आरोप यह है कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और मैनिपुलेशंस हुए हैं, ठीक है ना, वोटर लिस्ट के अंदर जो है। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोर्स है आपके पास में, रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, वहाँ जाइए, दैट इज है। तो रूटीन जजमेंट है, नथिंग मस्ट टू बी रीडेड। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट स्टेप है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अप्रोच करने का, आप वहाँ जाइए, दिस इज़ ऑल। सर, नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली के सामने विपक्ष को एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव या एक मुद्दा चाहिए। राहुल गांधी ने कोशिश की कि वोट चोरी एक मुद्दा बने, वो गए भी, यात्रा भी निकाली, लेकिन जैसे जैसे वो बीच में गायब हुए, मोमेंटम नीचे आया। अब आपको लगता है ये मुद्दा पिट गया कांग्रेस का, SIR का? भाई पिट इसलिए गया ना कि दे वर नॉट सीरियस टू ब्रिंग द इशू टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि फर्स्ट फेज़ के बारे में अगर किसी को आपत्ति है यू शुड फाइल अपील बाय 10th। तो 10 अक्टूबर तक कोई अपील फाइल नहीं हुई, नॉट इवन ए सिंगल अपील वाज फाइल्ड जो है। इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं हैं। राहुल गांधी विदेश में थे, पीछे कोई धनी धोरी ज़्यादा रहता नहीं ऐसे मामलों में, कोई फैसला करने वाला या कोई सोचे। और टेलीफोन से बात करने की सुविधा मेरे ख्याल से उतनी अवेलेबल नहीं है लोगों को कि राहुल गांधी से टेलीफोन से बात करके उसमें उनसे मैंडेट लेंगे, साहब 10 तारीख आ गई या 8 तारीख होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 10 तक आई और निकल गई, और मैसेज बड़ा गलत गया कंट्री के अंदर कि कांग्रेस जिसने मुद्दा उठाया इतना, इट्स नॉट सीरियस एट ऑल ऑन दैट इशू। सर, एक लंबे अरसे के बाद पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, इसके क्या मायने? साथ साथ अशोक गहलोत एक सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? अच्छा प्रयास था, मोराल बूस्टर फॉर द लोकल पीपल, और उन पे थोड़ा दबाव बनाना तेजस्वी वगैरह पे। एक होता है ना, कांग्रेस से बड़े बड़े नेता इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ आकर के, तो मोराल बूस्टर होता है और थोड़ा दबाव भी बनता है टिकट वितरण में और दूसरी बातों में, उस ढंग से जो है। लेकिन मीटिंग में कोई खास बात ऐसी हुई नहीं, बस ये बात ज़रूरी है कि कांग्रेस की सारी लीडरशिप थी वहाँ पे, तो एक मैसेज अच्छा जाता है फील्ड में कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो है यहाँ पे आए हुए हैं, दैट वे जो है। और रही बात अशोक गहलोत की, सीनियर ऑब्जर्वर हैं, वो अकेले क्या कर सकते हैं? तो आप देखिए ना, मतलब कि कोई दिशा नहीं, कोई बात नहीं कोई, और इतना लेट उनको अपॉइंट किया गया उसमें जो है। कम से कम 2 महीने पहले अपॉइंट करते, 3 महीने पहले अपॉइंट करते, तो ये सच ए सीनियर लीडर, वो कोई स्ट्रैटेजी बनाते, बैठ के सोचते उसके बारे में, टूर करते वहाँ पे। अब ठीक है, पार्टी का मैंडेट है तो गए वहाँ पे, CWC में बैठे वहाँ पे, अपनी बात भी कही, बट दैट वाज टू लेट टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ ए सीनियर पर्सन लाइक अशोक गहलोत। सर, बिहार में कांग्रेस की राजनीति में प्रियंका गांधी के रोल को आप कैसे देखते हैं? कोई खास नहीं है। अभी 24 सितंबर को थी CWC वहाँ पे, गई थी उसमें, तो 2 दिन बाद फिर वो वहाँ चली गई। वहाँ पे मोतीहिरी में मीटिंग थी 26 तारीख को, अच्छी मीटिंग थी, वेल अटेंडेड मीटिंग थी, सब कुछ था। उसके बाद से फिर कोई दिशा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो प्रियंका गांधी का रोल तो भी देखो राहुल गांधी के साथ साथ डिसाइड होना थोड़ा सा। वैसे अघोषित तौर पे कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस की कैंपेन की इंचार्ज रहेंगी, ऐसा कहा जा रहा है, दैट वे जो है। लेकिन वहाँ भी लगता है मुझे कम्युनिकेशन गैप है। जब तक डे टू डे कम्युनिकेशन दोनों के बीच में नहीं होगा, भाई बहन के बीच में, फिर क्या स्ट्रेटजी आगे कैसे चलना है, तो मुश्किल है। तो नथिंग मच इज़ बीइंग सीन इन हर रोल इन बिहार। सर, क्या सच है बिहार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, नेता हैं, वो अपने बेटे और बेटियों को टिकट दिलाना चाहते हैं? आम तौर पे होता है ये, हर पार्टी में नीति होती है, कांग्रेस में ज़्यादा है। भाजपा में तो नरेंद्र मोदी का डंडा है, अमित शाह का डंडा है, लोग डरते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं, उनको पता चलेगी नहीं इस तरह से जो है। और कांग्रेस में तो इस तरह का नहीं है, मतलब कड़ा अनुशासन नहीं है, तो लोग कोशिश करते हैं। तो वहाँ मैंने सुना है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, मीरा कुमार, शकील अहमद, मदन मोहन झा, अवधेश सिंह, इन लोगों ने अपने अपने बेटे बेटियों को लाने की आगे कोशिश की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि राहुल गांधी ने अजय माकन को अपॉइंट किया कि आप देखिए ज़रा। तो अजय माकन ये कर रहे हैं कि हर सीट पे 2 आदमियों का पैनल आए कम से कम, देन विल टेक ए कॉल। तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा सफलता मिले ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। आपने सर मीरा कुमार का जिक्र किया, बड़ा दलित चेहरा थे उनके, पूरी फैमिली, पिताजी। हाँ। तो क्या इस बार भी कांग्रेस ने ये तय किया कि वो एक बार फिर दलित पॉलिटिक्स की तरफ इस बिहार चुनाव में आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल। देखिए, बिहार का सक्सेस ही वो हो गया ना, गैर यादव पिछड़ा वर्ग दिखता है सबको, दलित, महादलित, और उसके बाद में आपका पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग जो है, तो दलित पॉलिटिक्स है। तो कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस कांट गो आउट ऑफ इट,
वहाँ का जो मैंडेट है, जो रूल ऑफ द डे है, वो दलित पॉलिटिक्स है, वो कास्ट पॉलिटिक्स है, ओबीसी पॉलिटिक्स है वहाँ की। तो कांग्रेस कांट इग्नोर इट। तो कांग्रेस आल्सो हैज़ टू फॉल इन लाइन। सर, बिहार विधानसभा चुनाव है और इसी में से खबर निकलकर सामने आ रही कि राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, मतभेद इनके बीच में बढ़ते जा रहे हैं। मैंने भी सुना है, और वैसे स्वाभाविक भी होगा, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है तो उसको देख के फिर ये सब बातें तो सामने आती हैं ना, दैट वे जो है। अब क्या है कि मैंने सुना कि एक बार हेमंत ने उनसे कहा कि भी जितना आप सोचते थे हमने आपके लिए उससे ज़्यादा किया है, ठीक, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा होगा स्वाभाविक तौर पे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप एक नेशनल आदर्श आदिवासी पार्टी जो है हमारी वो बनवाएं, उसमें योगदान करिए, क्योंकि आसपास के जितने राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है और दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ, तो इन सब पश्चिम बंगाल है और स्टेट्स में आदिवासी लोग बहुत हैं दैट में। तो हम एक अपनी पार्टी के साथ बनना चाहते हैं, आप नेशनल लेवल पर इसका प्रयास करिए। तो राहुल गांधी कितना कर सकते थे इसमें आप जानते हैं, तो बात आगे नहीं बढ़ी। फिर ये मुद्दा आया बिहार के चुनाव का जो है, तो उन्होंने कहा चलो आप कुछ टिकटें हमें दिलवा दीजिए। तो राहुल गांधी ने बात की तेजस्वी से, तो उन्होंने मना कर दिया साफ जो है। और राहुल गांधी क्या करें, तो उनको कहना पड़ा भाई सॉरी दैट वे जो है। तो दीज टू इंसिडेंट जो हैं, इससे अब क्या है कि रिलेशनशिप वैसी थिकनेस नहीं है। तो गुस्से में आकर उन्होंने कदम उठाया, हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा ठीक है, कांग्रेस के जितने मंत्री हैं मेरी सरकार में और जो फैसला करेंगे, तो दे आर नॉट द फाइनल अथॉरिटी ऑन फाइल। ये फाइल मेरे पास आएगी अप्रूवल के लिए। हालांकि अनडेमोक्रेटिक है, अनयूजुअल है फेडरल उसके अंदर, लेकिन चीफ मिनिस्टर है। तो अभी से लगता है संबंधों में और कट तो आएगी आने वाले दिनों में, ऐसा लगता है मुझे। सर, इस बार जब बिहार में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए, चाहे भाजपा द्वारा चाहे कांग्रेस द्वारा, आपको क्या बेसिक डिफरेंस उनकी कार्यशैली में या सिमिलैरिटी नज़र आती है? सर, सिमिलैरिटी देखिए, सभी पिछड़े वर्ग के हैं, दलित वर्ग के हैं, कांग्रेस के भी और उनके वर्ग ओबीसीज और इस तरह से हैं। और शैली में तो बहुत फ़र्क है। देखिए कि भाजपा में सबसे पहले आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान को, खांटी वर्कर हैं, नेता हैं, सब हैं, कितना अनुभव उनको, पहले झारखंड के इंचार्ज रह चुके हैं और अब यहाँ की जिम्मेदारी है, पार्टी अध्यक्ष बनने तक की बात चलती है। और क्या है कि ग्रास रूट पे उनका संपर्क है सब नेताओं से, और कितने ही राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं वो, तो सीरियस हैं। प्लस ऊपर से मॉनिटरिंग है अमित शाह का दिल्ली से जो है, आप देख रहे हैं। विनोद तावड़े हैं ऊपर, वो सीनियर आदमी हैं। CR पाटिल को लगा रखा आपने साथ में, यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनको आपने लगा रखा। तो ये सीरियस पार्टी, सीरियस। कांग्रेस में आपने अशोक गहलोत को लगाया, ठीक है, बघेल को लगाया, एक वो कृष्णा के आए वहाँ के इंचार्ज, उनको वहाँ से लगाया, एक पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन है, उनको लगाया। लेकिन सीरियसनेस नहीं है कांग्रेस में, डायरेक्शन नहीं है ना। किससे बात करो, अशोक गहलोत किससे बात करें, वो लोग किससे बात करें, क्लैरिटी नहीं है। अभी तक एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी बनी हो कि बिहार में हमें क्या करना है, आपका क्या रोल है, ऑब्जर्वर का क्या रोल है, प्रभारियों का क्या रोल है। तो बेसिकली क्या है, बीजेपी वेरी सीरियस अंडर द चार्ज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। कांग्रेस is just casual, and the basic reason is access to Rahul Gandhi is very restricted. सर, माना जा रहा है कि बदलते परिवेश में बीजेपी की राजनीति भी अब शिफ्ट हो रही है, ओबीसी की तरफ बीजेपी की राजनीति शिफ्ट होती दिखाई दे रही। ओबीसी लीडर्स जो हैं बीजेपी के, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी बीजेपी दे रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी अमित शाह में खास बात क्या है, समय के साथ अपने आप को बदलते हैं। They change their philosophy, they change their working, they change their decision making process according to the requirement of the time, requirement of the ground जो है। तो सही है, अब उन्होंने कहा ओबीसी का कार्ड है, ओबीसी करेंगे। तो अब ओबीसी के अंदर देखिए कहाँ से कहाँ, देखिए गुजरात में भी चेंज हुआ, वहाँ का चीफ जो है स्टेट का, तो ओबीसी लगाया वहाँ पे। फिर झारखंड में ऐसी बात चल रही थी। और अगर आप बिहार की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ही जो है ओबीसी है। विनोद तावड़े ओबीसी, धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी, एक CR पाटिल को छोड़ दीजिए, नीचे मौर्य जो हैं फिर ओबीसी दैट वे। जायसवाल जो हैं पार्टी अध्यक्ष बिहार में भाजपा के, वो ओबीसी, और सम्राट चौधरी, तो सारे ओबीसी हैं। तो फैक्ट है कि बीजेपी ने समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को दलित और ये जो है ओबीसी, इसके पॉलिटिक्स पे अपने आप को फोकस कर लिया। एंड दे वांट टू प्रमोट ऑल दीज कम्युनिटीज़, और उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी जो पॉलिसी है, इट इज़ यील्डिंग बिग रिजल्ट्स, हाई रिजल्ट्स। तो कर रहे हैं इसको, नथिंग सक्सीड सक्सेस, तो चलेगा। सर, आखिर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार कांग्रेस से नाराज क्यों हैं? वो भी द सेम थिंग। कोई धनी धोरी नहीं होता देखने वाला, करने वाला, कोई कोऑर्डिनेट करने वाला नहीं होता सामने, कोई जिम्मेदारी किसी को दी नहीं होती। अब दोनों इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो वहाँ पे हुई थी पटना में कहीं बिहार में जो है एक जन आक्रोश
रैली हुई थी, तो सारे गाड़ी घोड़े इन लोगों ने जुटाए, सारे झंडे पोस्टर ये सब लोगों ने किया वहाँ पे जो है। तो दोनों जब चढ़ने लगे मंच पे, तो मंच पे इनके बैठने की जगह ही नहीं थी उस रैली में। जो मंच बना था राहुल गांधी थे जिस पे और तेजस्वी थे उस पे जो है, तो जगह ही नहीं थी। अब क्या होता है, भीड़ में जब मंच पे जगह नहीं होती, आप उतरते हैं बहुत धक्के पड़ते हैं। मैंने तो देखा कई दफ़े रैलियों में, इनके भी धक्के पड़े तो गिर गए आते समय जो है। तो मन में बड़ा भाव ख़राब आया कि यार हमारा क्या मान सम्मान है बताओ यहाँ पे जो है। और फिर उनको ऐसा लगा कि जो लोकल लीडरशिप है वहाँ की वो हमारे खिलाफ़ है, क्योंकि एक तो हैं पप्पू यादव साथ हैं इसके, खाली इसके नहीं है जो है। तो पप्पू यादव तो हैं प्रियंका के करीब और कन्हैया कुमार जो हैं ये हैं उसके राहुल गांधी के करीब। तो लोकल टसल चलती है वहाँ पे कि ये हाईकमान के लोग हैं, ऐसी जेलेसी दैट वे जो है। तो क्या पब्लिकली देवर ह्यूमिलेटेड एंड देवर साइड लाइन जो है ये, और किसी ने फिर उनसे माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगी, उनको कंट्रोल नहीं किया ठीक से, तो दे आर अपसेट। ये वो जाएँ कहाँ, वो बैठे हुए हैं दोनों, सोच रहे हैं बिहार में क्या काम करेंगे ऐसे माहौल में। लेट अस सी। सर, आखिर ऐन वक्त पर अखिलेश यादव पीछे क्यों हटे बिहार में उम्मीदवार उतारने से? वो समझदार आदमी हैं, उनको मालूम है सीटों का झगड़ा जो आरजेडी और कांग्रेस में नहीं निपट रहा, हम बीच में कहाँ जाएंगे दैट वे जो है। और रिक्वायरमेंट आएगी चुनाव में आएंगे, रैली में प्रचार करेंगे आकर के दैट वे जो है। उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, सबसे बड़ी बात ये है दैट वे। उनका फोकस यूपी में है, अदरवाइज़ भी तो होता है दूसरे में ज़बरदस्ती टांग अड़ाने से कोई मतलब नहीं है बिहार में जो है। तो उन्होंने कोई अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, बस मोरली एंड इन प्रिंसिपल ही इज़ विद तेजस्वी। सर, बांका से जेडीयू के बागी सांसद हैं गिरधारी यादव। पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता के कई बार उन पर आरोप भी लगे और कई बार ऐसी तस्वीरें भी निकल कर सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार की तरफ से उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा क्यों सर? वो ऐसा इसलिए होता है ना कि पॉलिटिकल कंपल्शंस, समय की बात, और कभी कभी ऐसा होता है कि 10 लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं, यार किस किस को पकड़ें, किसका क्या क्या करें। इनकी थोड़ी ज़्यादा थी, एक तो एमपी हैं, 4 बार के एमपी हैं, और SIR जो हुआ था बिहार में उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, उन्होंने जल्दबाजी में काम किया है। आधार कार्ड को मानना चाहिए था इनको, क्यों नहीं माना गया? तो स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, तो पार्टी का मन था कि निकालो, कारण बताओ, नोटिस दिया, जवाब भी आ गया। फिर किसी ने समझाया होगा नीतीश कुमार को, दिल्ली वालों ने कहा होगा अभी एक नया फ्रंट मत खोलो, चुनाव का टाइम है अभी, वैसे भी 240 पे चल रहे हैं, एक आदमी क्यों इधर उधर और सपोर्ट के हिसाब से दाएं बाएं करो। तो एक लीनियंट व्यू लिया गया चुनाव को देखते हुए, एंड दैट्स ऑल, ही सर्वाइव्ड। सर, क्या बिहार के चुनाव में राजनीति में हिंदुत्व फैक्टर भी है? अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर बिहार में बनता हुआ सीतामढ़ी मंदिर क्या हिंदू वोटर्स को आकर्षित कर पाएगा? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हिंदुत्व फैक्टर नहीं है, और सर्टनली लेस देन अदर स्टेट्स। और मंदिर अपनी जगह सही है, बहुत समय से मन में था लोगों के कि एक मंदिर वहीं बनना चाहिए। अयोध्या की तर्ज पे मंदिर बना, अमित शाह खुद गए, पूजा विधान से उन्होंने उसकी भूमि पूजन वहाँ पे जो है उन्होंने उसको किया। 152 फीट का है शायद ऊंचा मंदिर जो है, केवल 10 फीट का फ़र्क है, 10 या 5 फीट का एक फ़र्क है अयोध्या मंदिर और उसकी ऊंचाई के अंदर। 900 करोड़ का बजट है, लेकिन गवर्नमेंट बना रही है, पब्लिक इंटरेस्ट है मंदिर को जो है। और ऐसा माना जाना चाहिए कि मंदिर बनता है तो लोगों में आस्था जागृत होती है। वहाँ पे अमित शाह खुद गए थे, हो सकता है जब उसका इनॉग्रल कोई ऐसी सिचुएशन आए तो प्रधानमंत्री खुद भी जाएँ वहाँ पे दैट वे। तो ठीक है, एक फोकस बनता है हिंदू सेंटिमेंट का, रिलीजियस सेंटिमेंट का, तो फ़ायदा ही है चुनाव में, उसके आसपास के कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका लाभ मिलेगा बीजेपी को। सर, अब मंदिर की बात निकली है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मंदिर की तस्वीरें उनकी तरफ से जारी की गई हैं, तो इन तस्वीरों पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ ये दोनों एक ही जगह पे, इस मंदिर की अद्भुत विशेषता है ये। और आप देखिए तस्वीर देखिए, अब ये तो नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं, ही इज़ ए बोर्न एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज़ ए बोर्न सन्यासी, ही इज़ ए बोर्न साधु आल्सो, ही इज़ ए बोर्न पुजारी आल्सो। आप देखिए उनको, ऐसा लगता है कि अद्भुत है, मतलब पुजारी देख के हैरान। देखिए किस ढंग से वो पूजा कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठ के दोनों हाथ जोड़ के जो है, और कैसे वो स्वीकार कर रहे हैं आशीर्वाद जो है। और फिर देखिए ये पीली शाल और ये सब पहन के कैसे एकाग्रचित्त होकर वो पूजा कर रहे हैं, अद्भुत। मैंने कई और मंदिरों में उनको ये पूजा करते हुए ऐसे चित्र देखे उनके इस तरह के हैं, तो गॉड गिफ्ट है। जितने प्रधानमंत्री दिखते हैं उतने वो सन्यासी, पुजारी, आध्यात्मवादी भी दिखते हैं ये, तो आज की तस्वीरें बड़ी आकर्षक हैं, एंड दिस इज़ ऑल गॉड गिफ्ट है। सर, हिंदुत्व की बात हो रही तो बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ लोग हिंदू राष्ट्र यात्रा निकालने की सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये यात्रा निकलती है, इसका क्या असर होगा और क्या दलों को इससे फ़ायदा होगा?
देखो ऐसा है इसमें कि हिंदू का एक सेंटिमेंट तो चल ही गया है सनातन का। आजकल छोटे छोटे कस्बों में ऐसे साधु सन्यासी जिन्हें कोई जानता नहीं था, मठ में रहते थे अपने, वो भाषण देने जाते हैं। 20-20 हज़ार पुरुष महिलाएं उनको सुनने आते हैं। उनका तो पुनर्जन्म हो गया इस सनातन के प्रचार में। दैट विच है। अभी वहाँ पटना में सम्मेलन हुआ था, बड़ा सनातन महा सम्मेलन जो है, और उसमें बड़े बड़े लोग गए थे। आप देखिए उसमें जो है धीरेन्द्र शास्त्री गए, श्री राम भद्राचार्य गए उस महाकुंभ में। तो वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसी यात्रा भी निकाली जाए चुनाव के दौरान। एक माहौल बनता है हिंदू सेंटिमेंट को आपको आगे करने का, उसको प्रमोट करने का जो है। तो दिस इज़ ऑल। तो एक नया चुनाव प्रचार का एक नया तरीका हो गया आजकल। सनातन धर्म की कोई यात्रा निकालो, किसी बड़े पुजारी सन्यासी को बुला के उसका भाषण कराओ, किसी मठाधीश का, मठ के स्वामी का बुला के उसका भाषण करवाओ वहाँ पे जो है। तो ये नई टेक्निक है चुनाव प्रचार की और लोगों को सनातन से जोड़ने की। स्वागत है। सर, क्या ये सच है कि इस बार भाजपा के कई सांसद और जेडीयू के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? ऐसा है तो क्यों? ऑफ कोर्स चुनाव से हर कोई डरता है। अब अच्छे वाले एमपी बैठे हुए हैं बन के। अब किसी ने कहा होगा एमएलए उतारते हैं वहाँ, अच्छे खांटी कैंडिडेट लाते हैं, जिताने वाले कैंडिडेट लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नित्यानंद राय से कहा होगा, गिरिराज सिंह से कहा होगा, राजीव प्रताप रूडी से कहा गया होगा, ऐसी चर्चा है ये। तो सब ने कहा होगा भाई क्षमा, हमें यही काम कर रहे हैं, ठीक से बैठे हुए हैं, यहीं रहने दो, कहाँ चुनाव में उतरेंगे, जीतेंगे हारेंगे, पता नहीं क्या होता है। चर्चा ऐसी। और फिर मन हो गया अमित शाह का नहीं चुनाव लड़ना है, और प्रधानमंत्री जी ने ओके कर दिया, ठीक है, तो फिर लड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तो चूँकि टिकटें डिक्लेयर हो गई सारी, आप देखिए सारी की सारी, एक से एक उनका किसी का नाम नहीं है। तो इट्स ए हिस्ट्री नाउ ओनली, इट्स ए ओल्ड स्टोरी, क्लोज्ड, दे आर लकी। सर, जो बिहार चुनाव में बिहार से सटी हुई जो उत्तर प्रदेश वाली सीटें हैं, आपको लगता है वो यूपी फैक्टर वहाँ नज़र आएगा आपको? आता है, बिल्कुल आता है। आप देखिए 19 सीटें हैं शायद ऐसी जो है, वहाँ की संस्कृति, भाषा सब ये मिलते जुलते हैं। तो इनमें होता है प्रचार प्रसार। दैट वे जो है पिछली बार भी था, ये सीटों का था, तो उसमें 10 सीटें तो आरजेडी ले गया था और 9 सीटें एनडीए को मिली थी। कंपटीशन वहाँ भी रहता है, लेकिन एक असर होता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो सीटें यूपी की सीटें हैं जो बिहार से जुड़ी हुई हैं, या इसको रिवर्स करके बिहार की सीटें यूपी से जुड़ी हुई हैं, यूँ कहिए इसको जो है, तो उनमें इसका इम्पैक्ट होता है। लोकल लीडर्स जाते हैं, प्रचार करते हैं वहाँ पे जो है। तो अब देखिए इस बार किस पार्टी का बहुमत है। इनको बहुत बड़ा गेम नहीं है, 19 हैं, वो 10-9 थे। इस बार क्या है, 8-9 हो जाएंगे, 10-9 हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। सर, ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक योगी फैक्टर है। आज ही उन्होंने सरसा और दानापुर में जो दौरा किया है, यात्रा की है चुनाव की, तो उसका रिस्पांस आप कैसा देखते हैं? योगी आदित्यनाथ मानते हैं? योगी का रिस्पांस अद्भुत रहता है हमेशा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मानता है कि योगी इज ए क्राउड पुलर। ये लीडरशिप मानती है दिल्ली में भी इस बात को जो है, और वो भी क्या है, उनको जो दायित्व सौंपा जाता है उसको अच्छे से करते हैं। और यूपी में मैंने सुना कि शायद उनकी पहली बार ये सभाएँ हुई हैं इस तरह से जो है। तो इन 24 में भी जाएंगे, घरों में भी जाएंगे। तो योगी क्या है कि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है उसकी, ऑलमोस्ट 80-90% रहती है कुछ इस तरह से जो है। तो योगी का अराइवल जो है एक ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है, एक वन मोर कंट्रीब्यूशन, वन मोर जिसे कंट्रीब्यूटिव फैक्टर योगी जो है। और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि पार्टी योगी को और उतारेगी मैदान में आगे, और नहीं करते करते उनकी 1 दर्जन सभाएं तो कर ही देंगे योगी की है। इन बहरहाल आज उनका ओपनिंग रेस्पॉन्स था योगी का 2 सभाओं में, वो काफ़ी अच्छा था। सर, लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू से सांसद हैं और बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में उनकी भूमिका कितनी बड़ी नज़र आती है आपको इस चुनाव में भी और जेडीयू में भी? भूमिका है उनका देखिए डबल है, उनका जो पर्सनैलिटी है, इन द सेंस कि डबल एम्पावरमेंट है उनकी पर्सनैलिटी का। दैट वे जो है, एक तरफ नीतीश कुमार के खास हैं, ठीक, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, आप ये देखिए। और दूसरी तरफ क्या, अमित शाह के खास हैं, प्रधानमंत्री खास हैं। ये नीतीश कुमार और दिल्ली के बीच में पुल का काम करते हैं, पावरफुल हैं। बहरहाल अभी नीतीश कुमार का कोप भाजन का शिकार हो गए थे 3 दिन पहले, जब उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मेरे से बिना पूछे क्यों ओके किया ये 29 सीटें हैं चिराग पासवान को, मुझसे पूछा नहीं। और वो क्या बताएं, क्या पूछना है, मोटे तौर पे सहमति हो गई है। और वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का कितना सही है दिल्ली में इस काम में, ठीक है ना। और सच्चाई तो ये है कि आज नीतीश कुमार अगर सुरक्षित हैं पटना में, तो उसमें संजय झा और इनका रोल है। पॉलिटिकली कोई मुख्यमंत्री कितना सुरक्षित है एक विषय है ना, तो उसमें इनका रोल है कि नीतीश कुमार पटना में चैन की नींद सोते हैं। सरकार से पैसे का सवाल है, पॉलिटिकल सेफ्टी का सवाल है, और इश्यूज़ का सवाल है, एजेंसीज़ का सवाल है।
तो उनको जिसे क्या कहना चाहिए, फ्री हैंड है एक तरह से, मतलब सुरक्षा कवच है। तो ये उनके 2 सेनापति दिल्ली में उनका सुरक्षा कवच का प्रबंध करते हैं। तो उसमें एक ललन सिंह भी हैं, दैट वेज है, और पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं और पॉपुलर लोग हैं और ग्राउंड की रियलिटी को समझते हैं, जानते हैं। और नीतीश कुमार के खेमे में भी एक आशा की किरण है कि कभी नीतीश कुमार, उनका वो ऑन ऑफ जो कहते हैं उनके लोग, ऑन ऑफ हो जाता है, कभी ऑफ हो जाए और कुछ और कोई गलत कदम उठा लें, तो उसमें उनको रोकने के लिए, उनके लक्ष्मण रेखा में उनको बांधने के लिए इन दोनों की भूमिका है। तो ललन सिंह इज़ ए पॉजिटिव फैक्टर। सर, रोल और भूमिका की ही बात हो रही है तो बिहार के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और पशुपति पारस के रोल को, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? पशुपति पारस तो एक बस ऐसी एक अच्छी बात कहने वाले हैं कि भी मेरा भतीजा लड़ रहा है और वो राजा बने, ये बने, मेरी शुभकामनाएं, ठीक, एक खुश है, ठीक है, राजी। और उपेंद्र कुशवाहा स्मार्ट आदमी हैं, आप देखिए जो है, सो उनका अच्छा है सब कुछ जो है। आए थे, मिले और अपना काम भी उनके हो गए सारे, वहाँ भी उनकी अच्छी पहचान है, सुलझे हुए आदमी हैं दैट वे जो है, और दिल्ली के भी करीब हैं और नीतीश के भी करीब हैं दैट वे। तो इज़ ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। और मुकेश सहनी सर? उनके मन में एक तमन्ना है कि भाई मुझे तो है ना वो बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है। अब उनकी सरकार बनेगी जब वो मुख्यमंत्री बनोगे ना, कहीं देखो तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है उनकी अंतिम इच्छा है या बहुत प्रबल इच्छा है ये। तो लेट्स सी ईश्वर उनकी इच्छा कब पूरी करता है, लेकिन फिलहाल ऐसी बातें करके, ऐसे स्टेटमेंट करके और खबरों में बने रहते हैं। बिल्कुल सर। और देखिए, कहने को ये कहा जाता है कि बिहार का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होता है। बिहार के चुनाव में ये कहा जाता है कि जाति है जो कभी जाति नहीं है। इस बार एसआईआर का मुद्दा जमीन पर उतारने की कोशिश की गई, वोट चोरी का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। नतीजों के दिन ये पता चलेगा कि ये नैरेटिव कितना जमीन पर उतरा है। साथ ही ये भी पता चलेगा कि वहां की जनता क्या विकास की डोर को पकड़कर आने वाले समय में आगे बढ़ना चाहती है। सर, पूरे बिहार चुनाव को लेकर, एनडीए का जो विक्ट्री प्लान है उसको लेकर और महागठबंधन की पॉलिटिक्स है उसको लेकर जो आपका कंप्लीट एनालिसिस आज के जेसी शो में रहा, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नतीजों के दिन अब देखिए बिहार की जनता के मन में काबा, भगवा फहराई या खेल पलटी, और साथ ही ये भी पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में क्या नीतीश नाम केवलम है या फिर एक और नाम के साथ बिहार नई दिशा में बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।